लाइव। ठीक है। तो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के सेशन में। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम टनाटन चल रही होगी। तो आई कैन सी मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड मी इन दिस क्लास, विच इज ज्योति, तेजल, अर्चिता, उपासना, अंजलि, अली, सुमित, त्रिनाथ, कृष्णा, माया, जोशी, हर्ष, दिलकश, खुशी, भूमि, निहारिका। तो यू ऑल हैव ज्वाइंड। रिया भी आ गई हैं, जतिन भी आ गए हैं। ठीक है, ठीक है। चल, सब लोग आ गए हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, लास्ट सेशन में हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 को कवर किया था। तो लास्ट सेशन में रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो टॉपिक था उसे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से कवर कर लिया था। आज हम एक नया टॉपिक डील करने वाले हैं और जो हमारा आज का ये नया टॉपिक होगा दैट विल बी वुमेन कास्ट एंड मूवमेंट। विमेन कास्ट एंड मूवमेंट का आज का टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। विमेन कास्ट एंड मूवमेंट का जो टॉपिक है ये लार्जली सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का टॉपिक है। हाँ, ये बात सच है कि इस टॉपिक को हम आपके एडवांस क्लासेस में और भी ज़्यादा डिटेल्स के साथ पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन कुछ लिमिटेड डिटेल्स के साथ आपको ये टॉपिक यहाँ देखने को मिलता है। जैसे जब मैं एडवांस की क्लासेस में जाता हूँ तब तो मैं इस टॉपिक को 4 डायमेंशंस के साथ कवर करता हूँ। उसमें रिलीजन का मुद्दा होता है, कास्ट का होता है, विमेन का होता है, एजुकेशन का होता है और उन चारों मुद्दों के ऊपर हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन करते हैं। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में इन्होंने 4 नहीं बल्कि 2 ही इश्यूज को पिक किया है। एक मुद्दा है विमेन का और दूसरा मुद्दा है कास्ट का। तो विमेन और कास्ट के इस मुद्दे को हम डील करते हैं। 4:30 से ज्योग्राफी का लेक्चर है। चलो अभी हम उस पे देख लेते हैं कि वो क्या है लेक्चर, उसमें क्या चैलेंज है। उसका कुछ न कुछ हो जाएगा। हम्म कोई कह रहा है कि क्लास ज्योग्राफी वाली रीशेड्यूल हो गई है, क्योंकि आज मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरी क्लास को थोड़ा पहले लगा दिया जाए बिकॉज इवनिंग में मैं ऑक्यूपाइड था। तो मैं चाहता था कि मैं आपकी पहले क्लास ले लूँ, कंप्लीट कर लूँ, बिकॉज मेरा टॉपिक भी मिस हुआ था। तो चलिए सब कुछ यहाँ से शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑफ विमेन कास्ट एंड मूवमेंट। विमेन कास्ट एंड मूवमेंट का ये टॉपिक जो है वो है चैप्टर नंबर 5। ये अपने आप में पूरी तरीके से एक नया टॉपिक है और यहाँ पर हम विमेन और कास्ट इन दो मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। एट द सेम टाइम वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ अदर मूवमेंट्स आर गोइंग ऑन अबाउट दीज टू इश्यूज, अबाउट दीज टू इश्यूज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 4:30 से प्रोबेबली आपकी ज्योग्राफी की क्लास नहीं होगी काजल, वो मे बी रीशेड्यूल हो जाए। देखते हैं, अभी मैं उसका पता करवा लेता हूँ कि उसके साथ क्या चैलेंज है और उसको कैसे रिजॉल्व करना है। अभी मैं देख लेता हूँ बेटा, मत परेशान हो, डोंट वरी अबाउट इट, वो हो जाएगा। मैं अभी उसके लिए भी आपका जो सोल्यूशन है वो देख लेता हूँ। एक बार आप विवेक सर से पूछ लीजिएगा तो कि इनकी 4:30 से कोई और क्लास लगी हुई है क्या। हाँ, पता कर लो, प्रोबेबली वो ना हो। ठीक है बेटा, वो हो जाएगा। तो चलो इस टॉपिक का सबसे पहले आप बेसिक समझो। सबसे पहले इस टॉपिक में हम विमेन के बारे में बात करेंगे, उनसे एसोसिएटेड जो भी एवल्स थे और उनको रिफॉर्म करने के लिए जो रिफॉर्मर स्टेप्स लेते हैं हम उन पर डिस्कशन करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इशू ऑफ कास्ट। सर आज भी नोट्स नहीं बनाने हैं? नहीं बेटा, एनसीईआरटी की इस पूरी क्लास का ही नोट्स नहीं बनाना है। कारण क्या है? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एनसीईआरटी में ये टॉपिक थोड़ा कम करके लिखा है। ठीक है, ठीक है। आपकी ज्योग्राफी की जो वो क्लास है वो नहीं होगी, या उसका जो भी होगा अभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो क्लास क्लैश नहीं होगी। तो बिल्कुल ये परेशान मत होइए, अभी आपकी 4:30 वाली उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। नोट मेकिंग नहीं करनी है, रीजन बीइंग कि यहां पर केवल विमेन और कास्ट का मुद्दा है। अभी जब मैं एडवांस में आपको यही सेम टॉपिक पढ़ाऊंगा, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, तो वहां पर मैं एजुकेशन और रिलीजन का मुद्दा भी इनकॉर्पोरेट करूंगा। तो चारों को मिलाकर मैं और डिटेल से पढ़ाऊंगा, बट एटलीस्ट इन दो मुद्दों के ऊपर तो आप बातचीत कर ही लो ना। अब यहां पर सबसे पहले मैं विमेन इशू डिस्कस करूंगा, फिर मैं कास्ट इशू डिस्कस करूंगा। विमेन और कास्ट इशू को डिस्कस कर लेने के बाद तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए
हमारा जो डिस्कशन हो रहा है दैट इज अबाउट विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म इंट्रोडक्शन। 19th सेंचुरी का जो इंडिया है वहां पर कई तरीके के सोशियो रिलीजियस इश्यूज थे जो विमेन और सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों को फेस करना पड़ता था। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि 19th सेंचुरी में प्रॉब्लम्स क्या थी। सवाल यह है कि हम 19th सेंचुरी में जो रिफॉर्म मूवमेंट्स शुरू किए गए थे उन्होंने उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया था। इन मोस्ट ऑफ द बुक्स वी स्टडी अबाउट द सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन के अलावा हाँ, तो शोएब कहते हैं कि उन्होंने एडवांस भी पढ़ रखा है और मैंने इसके नोट्स भी बनवाए हुए हैं। तो बेटा इसमें तो हंसने की बात है, आप रो क्यों रहे हो? ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि विमेन क्या इश्यूज फेस कर रही थी 19th सेंचुरी में, क्या इश्यूज फेस कर रहे थे सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग। मैं अक्सर लोअर कास्ट के साथ शो कॉल्ड लगाना पसंद करता हूं, क्योंकि जब आप कहते हैं लोअर कास्ट तो ऐसा लगता है जैसे कोई गड्ढे में बैठा है, और कहते हैं अपर कास्ट तो लगता है जैसे कोई पहाड़ पर बैठा है। सो इसीलिए हम कहते हैं भाई सो कॉल्ड लोअर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट। मतलब ये बोलचाल की भाषा में यूज होने वाले वर्ड्स हैं, बट लोअर कास्ट अपर कास्ट अब ये क्या ही होता है। ठीक है, अब यहां पर समझो विमेन जो इश्यूज फेस करती थी, जब आप उनके बारे में जानते हो तब आपको ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम का पता चलता है। मैं आपको बताता हूं कि एक विमेन, हाँ, ये रोने वाला नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता बेटा, ये जेनजी पॉपुलेशन ज़्यादा जानती है कौन से इमोजी का क्या मतलब है। हाँ, ठीक है। तो यहां पर समझो कि विमेन जो इश्यूज फेस कर रही थी अंकिता कहते हैं आर यू वेल सर? बेटा थोड़ा सा मेरा गला खराब है और आपको वॉइस थोड़ी सी चेंज फील हो रही होगी, बट दैट्स ओके। आई होप कि 1-2 दिनों में मेरा गला सही हो जाएगा। तो गला तो कि मौसम चेंज हो रहा है तो तबीयत थोड़ी खराब हो रही है लोगों की। आप लोग भी प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। मौसम खराब होने की, या मौसम जब भी बदलता है सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी, तो अक्सर लोगों की जो तबीयत है वो खराब होने लग जाती है। तो तबीयत मेरी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा गला खराब है, तो उस वजह से आपको वॉइस में थोड़ा सा वेरिएशन ज़रूर लग रहा होगा। यहां पर मैं विमेन एसोसिएटेड इश्यूज के बारे में बात करता हूं। विमेन की जो प्रॉब्लम थी बेटा, वो तब से शुरू हो जाती थी जब से उनका जन्म होता है, यानी कि वो अपने बर्थ के साथ ही इश्यूज फेस करने लग जाती थी। विमेन के लिए जो पहला चैलेंज होता था वो होता था सही सलामत जिंदा पैदा हो जाना। क्योंकि जब भी किसी विमेन जो गर्ल चाइल्ड है उनके बर्थ को वेलकम नहीं किया जाता, और मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको पैदा होते ही उन्हें जान से मार दिया जाता था। तो पहली प्रॉब्लम थी फीमेल इन्फेंटिसाइड की। इन्फेंट 1 साल से कम उम्र के बच्चे को कहा जाता है, तो अक्सर जो बच्चा इन्फेंट होता था उसे जान से मार दिया जाता था। पहला चैलेंज तो पैदा होना ही था। छोटी बच्चियों को आज भी जान से मार दिया जाता है। ये प्रॉब्लम राजस्थान, हरियाणा और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत ही ज्यादा ग्रीव है। मारने की यह जिम्मेदारी अक्सर मदर इन लॉ को दे दी जाती थी। कई बार ये जिम्मेदारी जो धाई माँ होती हैं, यानी कि टेक केयर करने वाली फोस्टर मदर, उनको भी दे दी जाती थी कि गर्ल चाइल्ड हुई है, मार दो इसको जान से। मारने के जो बहुत ही बेसिक तरीके यूज किए जाते थे उसमें था बच्ची को दूध के टोकरे में डुबो देना ताकि उसकी सांस रुक जाए, उसके मुंह में तब तक लड्डू ठूसना जब तक कि उसकी सांस ना रुक जाए, उसको नमक खिला देना, या फिर उसकी जुबान पे तंबाकू रख देना। ये बहुत ही इनह्यूमन तरीके थे जिस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों को तब मारा जाता था। सरप्राइजिंगली इन तरीकों का इस्तेमाल अभी भी बच्चियों को मारने के लिए किया जाता है। मैं बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें कुछ धाय माथी जो ये बताती हैं कि वो कितने बच्चों को मार चुकी हैं। एक बताती हैं कि उन्होंने 4 बच्चों को मारा है, एक बताती हैं कि उन्होंने एक बच्चे को मारा है। कारण, उनसे पूछा गया कि आपने क्यों मारा? बोले हमें क्या करना था, उन्होंने बोला मार दो तो हमने मार दिया। तो पहला चैलेंज था 19th सेंचुरी में बच्चियों के लिए जिंदा पैदा होना। सिमिलरली यहां पर एक बार अगर आप जिंदा पैदा हो भी गई तो पेरेंट्स का दूसरा एफर्ट ये होता था कि बच्ची के ऊपर कम से कम पैसे खर्च हो। बच्ची के ऊपर कम से कम पैसे खर्च हों, इसके लिए बच्चियों को अक्सर एजुकेट नहीं किया जाता था, यानी कि फीमेल एजुकेशन वॉज एब्सेंट। बच्चियों को पढ़ाने का कोई कल्चर नहीं था। अब अगर बच्ची पैदा हो गई और जिंदा भी बच गई तो अगला स्टेप तो ये रहता था
कि उस बच्ची से जल्द छुटकारा पा लिया जाए। और जल्द से जल्द छुटकारा पाने का तरीका क्या था कि चाइल्ड मैरिज कर दो, चाइल्ड मैरिज करके दूसरे के घर भेज दो और अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पा जाओ। तो तीसरा जो चैलेंज था दैट वाज चाइल्ड मैरिज, बच्चियों को चाइल्ड मैरिज करके छुटकारा पाने की कोशिश की जाती थी। इसके अलावा अगर आप समझो तो अगर आप अपना छुटकारा पाने का एफर्ट कर रहे हो चाइल्ड मैरिज करके, तो भाई आप अपनी प्रॉब्लम किसी और के सिर मढ़ रहे हो। पैट्रियार्कल सोसाइटी का स्ट्रक्चर तो यही एज्यूम करेगा। तो ऐसे केस में जब भी आप चाइल्ड मैरिज करोगे तो वो ऐसे लेते थे कि तुम अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे घर के ऊपर डाल रहे हो, तो तुम बच्ची के साथ कुछ पैसे भी भेजो। अब उस पैसे को हम जानते हैं कि डाउरी यानी कि दहेज कहा जाता है। तो डाउरी यानी कि दहेज भी एक ग्रेव इशू था। अब अगर कोई व्यक्ति दहेज से बचना चाहता है कि भाई हमें तो अपनी बच्ची की शादी में दहेज देने को पैसे नहीं, तो आप इससे कैसे बच सकते थे? अगर आप डाउरी नहीं देना चाहते तो फिर आपके पास चॉइस होगी कि आप पॉलीगेमी प्रैक्टिस कर लो। पॉलीगेमी, पॉलीगेमी का मतलब होता है एक से अधिक मैरिजेस करना। कई बार जो लोग एक से अधिक शादियां करते थे वो अक्सर अपनी अदर मैरिजेस में डाउरी नहीं लिया करते थे। लेकिन जब किसी एक पर्सन की मल्टीपल वाइफ्स होती थी तो बाकी के वाइफ्स की जिंदगी बहुत ही ज्यादा खराब होती थी। और ये बहुत ही जनरल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, ठीक है। पैरेलली एक और प्रथा हुआ करती थी बेटा, जिसको कहा जाता था कुलीनिज्म। कुलीनिज्म कुलीन परिवारों में होता था। कुलीन परिवारों से हमारा मतलब बड़े और अमीर लोगों से है, ठीक है। कुलीन परिवारों का मतलब बड़े और अमीर लोगों से है। तो वो कई बार 50 साल का एक व्यक्ति 12-14 साल की एक छोटी सी बच्ची से मैरिज करेगा। इस प्रैक्टिस को कुलीनिज्म कहा जाता था। कुलीनिज्म में क्या होता है, कुलीन परिवार यानी कि कुलीन फैमिली का कोई एक पर्सन होगा जो कि अमीर परिवार से रिलेट करेगा और एक छोटी सी बच्ची से मैरिज कर लेगा, और ऐसा करके वो डाउरी नहीं लेगा। तो अक्सर लोग डाउरी से बचने के लिए अपनी बेटियों को नरक जैसी जिंदगी दे देते थे। यानी कि या तो उनकी पहले पॉलीगमी करा देते थे या फिर उन्हें कुलीनिज्म में डाल दिया जाता था। एक बार अगर आपने अपनी बेटी की शादी कर दी, मैरिज कर दी, और वो दूसरे फैमिली में चली गई, तो आपको क्या लगता है कि क्या उसके बाद उसकी जिंदगी बेहतर हो जाती थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी जिंदगी उसके बाद भी, सर पॉलीगेमी क्या होता है? पॉलीगेमी का मतलब होता है बेटा एक से अधिक शादियां करना, एक हस्बैंड की मल्टीपल वाइफ्स, उसे कहा जाता है पॉलीगेमी। अगर किसी बच्चे को पॉलीगेमी का मतलब नहीं पता है तो मैं यहां पर उस बच्चे के लिए लिख देता हूं। उसका मतलब होता है मल्टीपल वाइफ्स, मतलब एक से अधिक शादियां करना, मल्टीपल वाइफ्स को रखना, इसे पॉलीगमी कहा जाता है। इसका उल्टा होता है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री में एक वुमेन मल्टीपल मेन से मैरिज करती हैं। द्रौपदी का एग्जाम्पल पॉलीएंड्री के लिए दिया जा सकता है। उनके 5 पति थे, उसे पॉलीएंड्री कहा जाता है। और गणेश और प्रवीण सभी लोग, अच्छा प्रवीण तो बता रहे हैं, गणेश ने पूछा है पॉलीगमी का मतलब मोर देन वन मैरिज। इसे श्रुति पदा नहीं, श्रुति रूपा ये आंसर करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जो पॉलीगेमी है दैट वाज अ वेरी हार्श प्रैक्टिस। पॉलीगेमी के बाद ऐसा नहीं है कि मैरिज के बाद उस वुमेन की सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होने वाला है। जब वो अपनी इन लॉज की फैमिली में चली जाएंगी, ससुराल चली जाएंगी, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि पर्दा सिस्टम, मतलब विमेन को पर्दा में रखा जाएगा। बेटा अगर आपसे सर प्लीज कुलीनिज्म अगेन एक्सप्लेन, ज्ञाना कहते हैं, मैं ज्ञाना के लिए फिर से कुलीनिज्म एक्सप्लेन करता हूं। बेटा योगेश भी कुलीनिज्म पूछते हैं। तो पॉलीगेमी मैंने समाज ठीक है समझा दिया है। मैं फिर से बेटा कुलीनिज्म समझाता हूं, प्लीज बेटा ध्यान से सुनना। आपकी कुलीनिज्म एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, देवकी भी कहती हैं, फिर से समझाता हूं, ठीक है। कुलीनिज्म कुलीन वर्ड से बना हुआ है। कुलीन का मतलब होता है अमीर आदमी। जो अमीर लोग होते थे वो अक्सर, ठीक है, बड़ी उम्र के लोग जो अमीर होते थे यानी कि कुलीन होते थे, वो छोटी छोटी बच्चियों से शादी कर लेते थे। 50 साल का एक आदमी 13 साल की एक बच्ची से मैरिज कर लेगा, हम इसे कुलीनिज्म कहेंगे। फिर से अपनी बात दोहराता हूं बेटा, कुलीनिज्म कुलीन वर्ड से बना है। कुलीन का मतलब होता है अमीर। 50 साल का एक अमीर इंसान 13 साल की एक छोटी सी बच्ची से शादी कर लेगा, हम इसे कुलीनिज्म कहेंगे। अब बताओ बेटा, कुलीनिज्म समझ में आ गया?
मैंने आपको पॉलीगेमी भी समझाया और मैं आपको कुलीनिज्म भी समझा रहा हूं। समझ गया बेटा? कुलीनिज्म समझ गए बच्चे? रिच पीपल यूज टू मैरिज विद स्मॉल गर्ल्स, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा आप, आपने एकदम समझ लिया। सिचुएशन वेयर गर्ल चाइल्ड मैरिड टू एन ओल्ड पर्सन टू एस्केप डाउरी, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो आपने यहां पर पॉलीगेमी भी समझ लिया, आपने यहां पर कुलीनिज्म भी समझ लिया। अब बात आती है पर्दा की। पर्दा एक बहुत ही ग्रेव प्रैक्टिस थी, जहां पर एक विमेन को पूरी जिंदगी एक घूंघट में रहना पड़ता था। आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि ये प्रैक्टिस आज भी फ्रिक्वेंटली इंडिया में इस्तेमाल की जाती है, हिंदूज में भी और मुस्लिम्स में भी। मुस्लिम्स में आपने देखा होगा बुर्का का सिस्टम चलता है, बुर्का के लिए तो आपने देखा होगा, और हिंदूज में आपने देखा होगा कि घूंघट का सिस्टम चलता है। तो हिंदूज में घूंघट और मुस्लिम्स में बुर्का, ये दोनों ही पर्दा के बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपसे कोई बोले कि आपको पूरी जिंदगी अपना मुंह कवर करके रखना होगा, गर्मी होती है, अलग तरीके की सफोकेशन होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे केस में पूरी जिंदगी आप अपना मुंह कवर करके कैसे रह पाएंगे, ऊपर से नीचे तक खुद को कवर करके कैसे रख पाएंगे? ये बड़ा ही मुश्किल प्रैक्टिस थी। सरप्राइजिंगली ये प्रैक्टिस आज भी चल रही है, आज भी चल रही है। हिंदूज में आप रूरल एरिया में जाइए, वहां पर आज भी पर्दा का ये सिस्टम चलता है। यहां पर सैयद जहैब कहते हैं दैट्स मॉडेस्टी, ये भी एक कंफ्यूजन होती है। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लोग इसे मॉडेस्टी या फिर ऑनर देने के पर्पज से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताता हूं यहां पर क्या होता है। मैं एक दफा ऑफलाइन क्लास ले रहा था, तो मैं पर्दा एक्सप्लेन कर रहा था। तो एक बच्ची मुझसे कहती है क्या कि सर, पर्दा तो वुमेन इसलिए करती है ना ताकि एल्डर्स को रेस्पेक्ट दी जा सके। अब देखो, आप अपने घर में जो देखते और समझते हो, जो आपको बताया जाता है, आप उसी तरीके से चीजों को जानते भी हो। उस बच्ची ने अपने घर में विमेन को हमेशा फादर इन लॉ या फिर एल्डर ब्रदर इन लॉ, जो जेठ कहे जाते हैं, उनके सामने, या फिर जो ससुर कहे जाते हैं फादर इन लॉ, उनके सामने विमेन को पर्दा करते हुए देखा था। तो अब उन्होंने ऐसा एज्यूम किया कि पर्दा बड़े लोगों को रेस्पेक्ट देने के लिए की जाती है। नहीं, दिस इज काइंड ऑफ पैट्रियार्कियल कंट्रोल। इसका इससे रेस्पेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। मैंने उस बच्चे से कहा कि भाई, तब तो तुम मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करती हो। उसने बोला नहीं नहीं सर, वो बड़ा डर गई, बोली नहीं सर, मैं तो आपकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूं। मैंने कहा मुंह तो तुम्हारा खुला हुआ है। अगर पर्दा इज्जत देने के लिए किया जाता है तो भाई, मैं टीचर हूं, क्या तुम मुझे इज्जत नहीं देते? और अगर तुम मुझे इज्जत देते हो तो तुम भी मुंह ढक कर आओ, तुम मुंह खोलकर क्यों आए हो? अगर तुमने मुंह खोल लिया तो मतलब तुम मुझे रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। रेस्पेक्ट और मॉडेस्टी, इसका मुंह ढकने से कोई लेना देना नहीं है। आप मॉडेस्टी को शकल खोलकर भी मेंटेन कर सकते हैं, और बेटा जिसको मॉडेस्टी नहीं मेंटेन करनी है वो पूरा कवर होकर भी मॉडेस्टी मेंटेन नहीं कर पाएगा, और जिसको मेंटेन करनी है उसके लिए पर्दे या घूंघट की जरूरत नहीं पड़ती। बुर्के के मुद्दे पर अगर मैं बात करूं, काफी कंट्रोवर्शियल होता है बुर्के का मुद्दा, और लोग अक्सर ऐसे मुद्दों पर बात करने से बचते हैं। लेकिन मैं तो बेटा यूपीएससी का टीचर हूं, और अगर मैं मुद्दे पर बात कर रहा हूं तो मैं पूरी बात करूंगा। अगर मैं घूंघट के मुद्दे पर बात कर रहा हूं तो मैं बुर्के के मुद्दे पर भी बात करूंगा। बुर्के का मामला यह है कि देखो, बुर्का जो है वो एक इस्लामिक कल्चरल अटायर है, और हर विमेन को बुर्का पहनने का हक है। वो जैसे चाहें जब चाहें बुर्का पहन सकती हैं, और हर कल्चरल कम्युनिटी को अपने कल्चर के कपड़े पहनने का हक होता है। ठीक है, हिंदुइज्म में भी अलग अलग रीजन में, अलग अलग लोकेशंस पे लोग अलग अलग तरीके के कल्चरल कपड़े पहनते हैं। अगर आप बुर्के को एक इस्लामिक कल्चरल अटायर के तौर पे देखती हैं, तो डेफिनेटली आपको बुर्का पहनने का हक होता है, और आप उसे बिल्कुल पहने। लेकिन ये आपकी इंडिपेंडेंस को हर्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। आप बुर्के को पूरे प्राउड के साथ पहने, लेकिन तब जब आपको ना पहनने का भी राइट मिले। मतलब अगर मैं बुर्का पहनकर ना जाऊं तो मुझे कोई टोके ना, मुझे कोई ये ना बोले कि तुमने बुर्का क्यों नहीं पहना है, मुझे कोई ये ना बोले, मैं अपनी खुशी से बुर्का पहनूं। मैं, ठीक है, हाँ, आप अपनी खुशी से अगर बुर्का पहनती हैं, ये आपकी कल्चर का पार्ट है, ये आपकी प्रैक्टिस है, आप अपनी खुशी से पहनिए। लेकिन तब आपको ये राइट भी होना चाहिए कि अगर आपको मार्केट में सामान लेने जाना है और आप बिना बुर्के के जाती हैं तो कोई आपको टोके ना। अगर आपको ना पहनने की आजादी है तो आप पहनिए। लेकिन अगर कोई आपको फोर्स करता है कि नहीं, तुम्हें तो बुर्का पहनना ही पड़ेगा,
अगर तुम बुर्का पहन के ना जाओ तो फिर आपके पेरेंट्स, आपकी मदर आपको उसके लिए सुनाए चार बातें, पनिश करें, देन इट्स नॉट योर फ्रीडम। ये आपकी फ्रीडम को हिंडर करता है, ये आपको एक रिस्ट्रिक्शन की तरह है। तो आई एम सिंपली आस्क, अभी मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा, साउथ इंडिया में बुर्के का मुद्दा आया, देयर वर मेनी ऑफ विमेन्स जो बुर्का को सपोर्ट कर रही थी कि नहीं हमें तो बुर्का पहनना है। व्हाई? व्हाई आपको क्यों पहनना है? मैं कह रहा हूं पहले ना पहनने का राइट ले लो, उसके बाद पहनो। सिमिलरली देखो, ईरान का मुद्दा भी यही हुआ। ईरान में विमेन कितने रिस्ट्रिक्शंस फेस कर रही थी, और जब वहां पर प्रोटेस्ट हुए तो वो लोग बहुत हैप्पी थी कि उन्हें फ्रीडम मिलेगी, और यहां पर विमेन वर क्राइंग। वहां की विमेन यहां की विमेन का मजाक बना रही हैं कि भाई तुमको अपने देश में जो करना है करो, हमें अपने देश में आजादी चाहिए। सो ऑन द इश्यू ऑफ बुर्का आई सिंपली से, पहले बुर्का ना पहनने का राइट अवेल करो। फॉर द पर्पज ऑफ घूंघट या पर्दा, मैं कहता हूं पहले घूंघट ना पहनने का राइट अवेल करो, उसके बाद आपको घूंघट करना है घूंघट करो, बुर्का पहनना है बुर्का पहनो। ये आपका राइट है, आप अपनी मर्जी से जो कपड़े पहनना चाहते हो पहन सकते हो, लेकिन पहले ना पहनने का राइट अवेल करो। दैट इज अ वेरी जेन्युइन थिंग। तो यूपीएससी टीचर होने के नाते मैं आपको बहुत ही स्पेसिफिकली ये बात कहता हूं, इन रिस्ट्रिक्शंस से बाहर निकलना आपकी जिम्मेदारी है। तो पर्दा एक बहुत ही बुरी प्रैक्टिस है जो आज भी प्रेवलेंट है, घूंघट के फॉर्म में, बुर्के के फॉर्म में, जिसके लिए आपको आज भी बात करनी चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं सती की। वैसे तो वुमेन कई तरीके के इश्यूज फेस कर रही थी, लेकिन इनमें सबसे खतरनाक था सती, क्योंकि इनमें से केवल दो प्रैक्टिसेस ऐसी थी जिसमें लोगों को जान से मार दिया जा रहा था, वुमेन को जान से मार दिया जा रहा था। अब यहां पर सती एक ऐसी प्रैक्टिस थी जहां पर एक जिंदा विमेन को जलाया जाता था, और जब एक जिंदा विमेन को यहां पर जलाया जाता था तो वो बहुत ही पेनफुल होता था। मैं ये मानता हूं कि आप में से सभी लोग कभी ना कभी जले जरूर होंगे। बताइए आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी गलती से गरम तवा या गरम बर्तन छू लिया, या वो कहीं आग से जल गए। सभी लोगों ने कहीं ना कहीं जो है जले तो सभी लोग होंगे। ऐसा कोई है क्या जो आज तक कभी जला ही नहीं? अगर आप इतने बड़े हो गए हैं तो आप सभी कभी ना कभी जले होंगे। जले हैं कि नहीं जले? फटाफट बताइए, जले हैं कि नहीं जले हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर आप सभी जले हैं तो आप सब ये जानते हैं कि जब आप गलती से भी थोड़ा सा भी जल जाते हैं तो वो कितना पेनफुल होता है। बेटा मरने के हजार तरीके होते हैं, लेकिन उसमें सबसे पेनफुल तरीका माना जाता है जलकर मरना। और यहां पर विमेन को जिंदा जलाया जाता था। अगर किसी हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसकी वाइफ को सोसाइटी बर्डन मानती थी, और ऐसा माना जाता था कि इसकी वाइफ की केयर कौन करेगा। सबसे सीधा और सॉलिड जवाब होता था कि इसके हस्बैंड के साथ इसको चिता पर बिठाकर जला दो। इस सिस्टम को सती कहा जाता था। बेटा जो इंसान मर गया है, अगर आप उसे जला रहे हो तो उसे तो पेन नहीं हो रहा है, वो तो चला गया। लेकिन एक जिंदा विमेन को अगर आप जला रहे हो, इट इज हाईली इनह्यूमन। ये बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन प्रैक्टिस थी जो यहां पर की जा रही थी। राजा राम मोहन रॉय वॉज द पर्सन जिसने भारत में सती सिस्टम से हमें इजाद दिलाई, हमें इससे आजाद कराया। मैं इसके बारे में जरूर से आपको बताऊंगा, राजा राम मोहन रॉय और विलियम बेंटिक ने सती के लिए कैसे कंट्रीब्यूट किया। फिर एक मसला था कि सारी विमेन तो सती नहीं हो रही थी। ऐसा तो नहीं था कि हर कम्युनिटी में हर विमेन को जिंदा जलाया जा रहा था। कुछ कम्युनिटीज में, यूजुअली अपर कास्ट फैमिलीज में सती किया जाता था, विमेन को जिंदा जलाया जाता था, लेकिन बाकी ग्रुप्स में ऐसा नहीं होता था। बाकी ग्रुप्स में यहां पर आप देखो तो विडो अगर कोई हो गया है तो उसकी दोबारा से मैरिज अलाउड नहीं थी। विडो रिमैरिज वॉज नॉट अलाउड। मतलब जो विडोज थी उनकी जिंदगी बहुत ही बेकार हो जाती थी। बेटा उसमें क्या होता था कि उन्हें विडोहुड की सैंक्टिटी को मेंटेन करना होता था। एग्जाम्पल के तौर पर उनके हेड को शेव कर दिया जाता था, वो कोई ज्वेलरी नहीं पहन सकती थी, वो कलरफुल कपड़े नहीं पहन सकती थी, उन्हें सफेद कपड़े पहनने होते थे, उन्हें जमीन पर सोना होता था, वो टेस्टी या फिर मसालेदार खाना भी नहीं खा सकती थी। सो दीज वर द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ओवर विडोज जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी। तो विडोज की जिंदगी बहुत ही ज्यादा खराब हुआ करती थी। पैरेलली विमेन को कोई भी प्रॉपर्टी राइट नहीं था, और यही कारण है कि वो हमेशा मेन के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करती थी। अब ये वो प्रॉब्लम्स थी जो 19th सेंचुरी में प्रेवलेंट थी, और इसके बाद कई सारे रिफॉर्मर्स आते हैं जो हमें इन प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए एफर्ट्स करना शुरू करते हैं। एंड दैट्स वाई ये हमारे यूपीएससी सिलेबस का पार्ट है, और
हम उसे जरूर से पढ़ते और समझते हैं। ठीक है, यहां पर अ, जौहर प्रथा क्या थी? कई सारे बच्चे लगातार मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर जौहर क्या था और जौहर और सती में क्या फर्क था? चलो बेटा, जौहर और सती में मैं आपको फर्क बताता हूं। सती एक ऐसी प्रैक्टिस थी जब किसी वाइफ जो होती थी उनको जिंदा जलाया जाता था उनके हस्बैंड के पायर पर यानी कि चिता पर, उनके हस्बैंड के मर जाने के बाद। अब जौहर क्या था? जब भी किसी स्टेट के ऊपर हमला होता था, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये बातें मिडिल इंडिया की हैं, तो इस्लामिक इन्वेडर्स हमला करते थे। जब इस्लामिक इन्वेडर्स राजपूताना में हमला करते थे और जब राजपूताना का जो स्टेट होता था उसे पता होता था कि वो हार जाएंगे और अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, उस समय जो उस सोसाइटी के मेन होते थे वो अपने स्टेट को बचाने के लिए आखिरी लड़ाई पर निकलते थे और ऐसे केस में वो सैफरन कपड़े पहनते थे और तलवारें लेकर लड़ने चले जाते थे। उन्हें पता होता था कि वो अंतिम सांस तक लड़ेंगे और मारे जाएंगे। इस्लामिक इन्वेडर्स जब किसी भी स्टेट को डिफीट कर देते थे तो फिर वो उस स्टेट के अंदर घुसते थे, लूटपाट करते थे और विमेन को रेप करते थे। अपने ऑनर को बचाने के लिए विमेन जब जान जाती थी कि उनका स्टेट डिफीट किया जा चुका है तो उसके बाद वो खुद को आग में एक साथ इकट्ठा डाल देती थी। मतलब एक बहुत बड़ी आग जलाई जाती थी और हजारों की संख्या में विमेन, कोई पद्मावती का नाम ले रहा है, रानी पद्मावती ने जब जौहर किया था बेटा राणा रतन सिंह जी के मरने के बाद, तो उन्होंने 7,000 विमेन के साथ जौहर किया था। 2 4 10 50 विमेन ने जौहर नहीं किया था, 7,000 विमेन ने जौहर किया था। तो जौहर हमेशा कंबाइंड होता है, वहां पर बहुत सारी विमेन अपने ऑनर को बचाने के लिए खुद को अग्नि को समर्पित कर देती हैं, इसे जौहर कहा जाता है। और सती में एक हस्बैंड के मरने के बाद वाइफ को इंडिविजुअली चिता पर जलाया जाता है। ये दोनों में फर्क है बेटा, जौहर और सती में। जौहर हमेशा ऑनर के लिए किया जाता है। अब आप में से कई सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि सर हम सभी को पता है कि मरने के हजार तरीकों में जौहर जो है हाँ, जौहर के हजार मरने के तरीकों में जो एक सबसे पेनफुल तरीका होता है वो होता है जलकर मरना। और जौहर में विमेन मरने का यही तरीका क्यों चुनती थी? मतलब वो किसी दूसरे आसान तरीके से मर सकती थी, जैसे पॉइजन खा के मरना भी बहुत ही पेनफुल होता है, लेकिन जलकर मरने से तो थोड़ा सा बेहतर। ऐसे केस में वो खुद को जलाना क्यों पसंद करती थी? इसका जब मैं आपको रीजन बताऊंगा बेटा तो आपको बहुत ही ज्यादा बुरा फील होगा। ये जो इस्लामिक इन्वेडर्स होते थे बेटा, अगर मान लो कोई विमेन पॉइजन खा के मर जाए अपना ऑनर बचाने के लिए, तो बेटा ये डेड बॉडीज को रेप करते थे। तो ये नहीं चाहती थी कि इनकी बॉडीज भी उनको मिले, इसीलिए ये खुद को जला देती थी। मतलब इट इज रियली वेरी पेनफुल एंड सैड कि वो अपनी डेड बॉडीज भी नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि ये इस्लामिक इन्वेडर्स डेड बॉडीज को भी डिसऑनर करते थे। तो जौहर का जो सिस्टम है, इंडियन हिस्ट्री में तीन फेमस जौहर हुए हैं राजपूताना में, तीन फेमस राजपूताना जौहर हुए हैं। जब उस बारे में आपकी मिडिल हिस्ट्री पर डिस्कशन होगा तो उन तीन फेमस राजपूताना जौहर के बारे में बात होगी। बट अभी मैंने आपको जौहर क्या होता है ये भी बता दिया और जौहर और सती के बीच का फर्क भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहां पर आप समझो ये तो वो इश्यूज हैं जो विमेन फेस करती थी, विमेन जो प्रॉब्लम फेस करती थी, मैंने इस बारे में आपको बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लोअर कास्ट के लोग क्या प्रॉब्लम फेस करते थे, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इन प्रॉब्लम से निकालने के लिए सोशल रिफॉर्म्स किस तरीके से किए गए और वो रिफॉर्म्स किस तरीके से हमारे काम आए। हम देखते हैं यहां पर कास्ट का मुद्दा। कास्ट में देखो, इंडियन सोसाइटी में एक चतुर्वर्णा सिस्टम चलता था जो आज भी चलता है। इंडियन सोसाइटी में बेटा 4 वर्ण होते थे, यानी कि चतुर्वर्ण होते थे। चतुर्वर्ण में बेटा एक वर्ण होता था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। आप सभी लोग जानते हैं भारत के चतुर्वर्णा सिस्टम के बारे में। जो चतुर्वर्णा सिस्टम है बेटा, उसमें हर जो वर्ण है वो मल्टीपल कास्ट और सब कास्ट में डिवाइडेड होते थे। देखो, ब्राह्मण में कई सारी कास्ट सबकास्ट होती है, क्षत्रिय में कई सारी कास्ट सबकास्ट होती है, वैश्य में कई सारी कास्ट सबकास्ट होती है और शूद्रों में भी ऐसा ही होता है। अब सारे जो वर्ण थे वो मल्टीपल कास्ट और सबकास्ट में डिवाइडेड थे। सबसे पहले तो जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था और उससे भी ग्रेव प्रॉब्लम थी अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि उन्हें छुआ नहीं जाता था। अक्सर ये जो
लोअर कास्ट के लोग यानी कि अनटचेबल होते थे, उनको अपने साथ एक ड्रम लेकर चलने को कहा जाता था, जिस ड्रम को वो जब भी पास जाएं तो बजाते रहें, ताकि सबको पता चल जाए कि कोई लोअर कास्ट का अनटचेबल पर्सन आ रहा है। यहां तक कि इन्हें अपनी कमर पर एक झाड़ू या फिर मोर का पंख बांधकर भी चलने को कहा जाता था, ताकि जब ये आगे चलें तो पीछे इनके पैरों के निशान ना बचें और वो उससे मिटते चले जाएं। मतलब इनको ये माना जाता था कि ये जिस जमीन से जा रहे हैं वो जमीन भी इम्प्योर हो गई है। इस लेवल का एक्सप्लॉयटेशन इन्हें फेस करना पड़ता था। लोअर कास्ट के लोगों को ना तो एजुकेशन मिलती थी, ना गवर्नमेंट जॉब्स मिलती थी, और ना ही इन्हें मंदिरों में जाने के लिए अलाउ किया जाता था। इन्हें जो पब्लिक टैंक्स होते थे यानी कि तालाब, उन्हें उनसे पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। इस लेवल का एक्सप्लॉयटेशन उन्हें फेस करना पड़ता था। उन्हें पोल्यूटर भी कहा जाता था। बिल्कुल शावनी या शानवी ऐसा कहती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा आप। दे वर ऑल्सो कॉल्ड एज पोल्यूटर। तो दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस आर स्टिल देयर। आज भी लोअर कास्ट को लेकर इस तरीके के प्रिजुडिस एंड इनह्यूमन प्रैक्टिसेस चल रही हैं। तो आपने इस चीज को आई होप कि समझ लिया। बेटा आपके आसपास भी आपने रूरल एरियाज में अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को देखा होगा। जब लोअर कास्ट का कोई व्यक्ति आपके घर पर आता है, अगर आप अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो बेटा कुर्सी या चारपाई पर नहीं बैठते, बल्कि जमीन पर बैठ जाते हैं। उनको खाने या पीने को अगर आपने कुछ देना है तो उनके लिए अलग से बर्तन होता है, और उनके जाने के बाद अक्सर लोग पानी बिखेरा करते हैं उस जमीन को प्योरीफाई करते हुए। ये कई सारी प्रैक्टिसेस अनटचेबिलिटी की आपने आज भी देखी होंगी। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये आज भी हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को समझना और जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि सर हिस्ट्री को क्यों पढ़ना है, मतलब क्या होगा हिस्ट्री पढ़ के। बेटा हिस्ट्री में जो कुछ हुआ है ना, वो आज भी चल रहा है। अभी आप अपनी हिस्ट्री से परे नहीं गए हैं। वट एवर यू आर अंडरस्टैंडिंग इन हिस्ट्री, अगर आप उसे समझेंगे नहीं ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वट एवर इज हैपनिंग इन योर सोसाइटी इज नॉट अ न्यू थिंग, इट इज स्टिल having its ancient roots, and these ill practices are continued since a very past time. So this is the case here. I hope कि आपने ये जो पूरा इंट्रोडक्शन है, जिसमें मैंने आपको बताया कि विमेन किस तरीके की प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज फेस कर रही थी, कास्ट के मुद्दे क्या थे, आपने इसको समझ लिया। प्लीज मुझे बताइए कि क्या आपने 19वीं सेंचुरी में जो प्रॉब्लम्स थी उनको समझ लिया है। विमेन और कास्ट के मुद्दे में क्या प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज थे, क्या आपने उसे समझा? प्लीज मुझे बताइए। प्लीज मुझे बताइए। यस सर, समझ गए। अंडरस्टूड सर। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर सर। ठीक है बेटा, अगर आप इसको समझ गए तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर समझो बेटा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड विमेन एंड सोशल रिफॉर्म। अब हम एक सवाल समझते हैं कि ये जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स थी, इनको लेकर रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई। तो इनको लेकर जो रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई, वो रिफॉर्म्स क्यों किए गए, उन रिफॉर्म्स के पीछे का रीजन क्या था। अगर मैं आपको इस बारे में बताना चाहूं तो उन रीजंस को आप एक समझो। सबसे पहले अगर मैं वाई रिफॉर्म्स के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं, इंडिया में बेटा अंग्रेजों के आने के बाद मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन का आना हुआ। कई सारी बुक्स प्रिंट होने लगी, न्यूज़पेपर्स आने लगे, जर्नल्स आने लगे, पैम्फलेट्स आने लगे, और यहाँ पर अब ये जो किताबें थी ये लोगों के पास आसानी से अवेलेबल होने लगी, और इनकी इजी अवेलेबिलिटी की वजह से लोगों के मन में नए नए थॉट आने लगे। पहले क्या होता था बेटा कि जो चीज चल रही होती थी ना, हम उसे ही सही मानकर बैठे होते थे। हमने कभी एक उसका दूसरा अल्टरनेट सुना ही नहीं। हमने कभी जाना ही नहीं कि उसका एक क्या एक कोई दूसरा थॉट हो सकता है क्या। जैसे
कई सारी, जैसे अभी जब मैं बुर्के की बात कर रहा था तो कई सारी बच्चियों ने कहा कि नहीं नहीं, बुर्का पहनना तो अच्छा होता है, ये मॉडेस्टी का मुद्दा है, ये राइट का मुद्दा है। कई सारे लोग हो सकता है पर्दा को भी डिफेंड करने आ जाएं कि पर्दा तो मॉडेस्टी है। बेटा इसके पीछे का मैं आपको कारण बता रहा हूं। कारण क्या है ना, आपको बचपन से इसी चीज के लिए सोशलाइज किया गया है कि ये चीज सही है। आपने कभी इसका अल्टरनेट थॉट नहीं सुना है, और जब तक आपने इसका कभी अल्टरनेट थॉट नहीं सुना होगा तब तक तो आप उस चीज में सेट रहोगे ना। बेटा ऐसे ही 19th सेंचुरी में लोगों को सती भी सही लगता था। मतलब लोगों को एक वुमेन को जिंदा जला देने में अनकंफर्ट फील नहीं होता था, क्योंकि कभी लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि ये गलत है। उन्हें लगा हाँ ठीक तो है, मतलब इसमें क्या ही दिक्कत है। वही बात थी कि 1000 ऑफ ईयर तक लोगों ने यही सोचना जारी रखा कि इट इज लाइक इट्स ओके, ठीक तो है, कुछ लोगों को हम अनटचेबल की तरह ट्रीट करेंगे, दैट्स ओके। अब देखो, जब आप इस क्लास में आए तो मैंने आपको एक अल्टरनेट थॉट दिया। अल्टरनेट थॉट क्या था बेटा? अल्टरनेट थॉट ये था कि आप बुर्का पहन सकते हो, आप पर्दा कर सकते हो, लेकिन पहले ना करने का राइट तो मिले। मतलब अगर मुझे ना करने का राइट नहीं है तब मेरी आजादी कहां है? फिर तो मुझे जबरदस्ती इंपोज किया गया है ये पर्दा। मैं कहता हूं जिस दिन मुझे पर्दा ना करने का राइट मिल जाएगा उस दिन मैं ये डिसाइड करूंगी कि मुझे जो है घूंघट पहनना है कि नहीं पहनना है, और बुर्का पहनना है कि नहीं पहनना है। मुझे पसंद आएगा बुर्का मैं पहनूंगी, अरे मैं कलरफुल बुर्का पहनूंगी भाई, नीला, गुलाबी, बैगनी, जो रंग मिलेगा उस रंग का बुर्का पहनूंगी, डिजाइनर बुर्का पहनूंगी। लेकिन पहले मुझे ना पहनने का तो राइट मिले, तब तो मैं इस बारे में सोचूं ना। यही बात होती है बेटा। 19th सेंचुरी तक किसी के मन में अल्टरनेट थॉट्स नहीं थे। लोगों को जो चल रहा था वो सही लग रहा था। लोग सती को लेकर कंफर्टेबल थे, लोग लोअर कास्ट के लोगों के एक्सप्लॉयटेशन को लेकर कंफर्टेबल थे। लेकिन जब 19th सेंचुरी में एजुकेशन आई, किताबें आने लगी, नए नए थॉट्स आने लगे, लोगों ने जब उनको पढ़ा, समझा और जाना, तब उनके दिमाग में यह बात आई, ओके ये मसला है, मतलब ये गलत है, ये पूरी दुनिया में नहीं हो रहा, विमेन को भी जिंदा रहने का अधिकार है। मतलब ऐसी क्या बात हो गई कि अगर वहां पर जो मेन है वो मर गया तो विमेन को आप जिंदा जला दोगे? ये क्या आप क्यों करोगे? वाई शुड यू डू दिस? ठीक है, ये जो चीज थी ना, इसने रिफॉर्म्स की ओर हमें पुश किया कि भाई रिफॉर्म तो देखो करना ही पड़ेगा, वी नीड टू मेक सम रिफॉर्म्स ना, वी नीड टू लुक एट सम अदर थिंग्स। दूसरा ये था कि कई सारे रिफॉर्मर्स आए, जैसे बेटा यहां पर आए राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन सब लोगों ने विमेन के मुद्दे को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट किया, बहुत ही ज्यादा यहां पर इश्यूज को रेस किया और इसे आगे बढ़ाया। फिर यहां पर तीसरा मुद्दा आया, अवेयरनेस अबाउट सोशल एविल्स। जैसे ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये एविल है। मतलब लोग ये मान ही नहीं रहे थे कि सती सिस्टम एक प्रॉब्लम है। लोग ये मान ही नहीं रहे थे कि पर्दा एक प्रॉब्लम है। लोग ये मान नहीं रहे थे कि डाउरी एक प्रॉब्लम है। यहां पर हमने क्या देखा कि एक एक्नॉलेजमेंट आया कि भाई पर्दा एक इशू है, सती एक इशू है, विडोज को रिमैरिज ना करने देना ये एक मुद्दा है। तो जब हम इस चीज को लेकर ठीक है, इस चीज को लेकर हम थोड़ी एक्सेप्टेंस अवेल करते हैं, तब रिफॉर्म शुरू होता है। जैसे यहां पर कई सारे बच्चे हैं जो पहले अपनी गलती मानेंगे ही नहीं, वो एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं होंगे कि उन्होंने गलती, मतलब आपने 10 दिन से क्लास नहीं करी है, आपका पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, आप क्लास के टाइम पर मैथ्स देख रहे होते हो, लेकिन आप ये मानोगे नहीं कि आप गलत कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप ये मानोगे नहीं बेटा कि आप गलत कर रहे हो, तब तक आप उसे सही करने के लिए एफर्ट भी नहीं करोगे। किसी भी प्रॉब्लम को, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सही करने का जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप उसे एक्नॉलेज करो कि आप गलत हो। कुछ लोग इतने ज्यादा रिजिड होते हैं अपने थॉट में कि वो ये समझ ही नहीं पाते कि वो कितने गलत हैं। और यहां पर कुछ बच्चे हैं बेटा, आई एम फीलिंग सॉरी कि आप सिविल सर्वेंट बनोगे तो कैसे बनोगे, खैर आई विल लीव। हाँ आई कैन सी बेटा, आई कैन सी अ फ्यू स्टूडेंट्स। या तो मैं आप लोगों को ब्लॉक करवा दूंगा बच्चा लोग, या आई एम जस्ट फीलिंग सॉरी दैट हाउ व्हाट काइंड ऑफ सिविल सर्वेंट यू विल बी अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हो तो। आई डोंट थिंक कि हमारा देश ऐसे सिविल सर्वेंट डिजर्व करेगा। खैर छोड़ो।
आई विल नॉट। खैर छोड़ो बेटा, ऐसे बच्चों को छोड़ो। आई डोंट थिंक कि हमारे देश को ऐसे सिविल सर्वेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं बच्चे। फिर देखो, कई सारी विमेन रिफॉर्मर्स आती हैं जो कि इन मुद्दों को रेस करती हैं, इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती हैं। ठीक है, यहां पर चलो समझते हैं। ओके, आयुष कह रहे हैं सर आप ब्लॉक नहीं करते हैं। बेटा एक बैच में मैंने बल्क में 40 लोगों को ब्लॉक करवाया था। और मतलब अभी होता क्या है कि मैं थोड़ा सा लिबरल हूं अपनी बातों को लेकर, या अपनी क्लास को लेकर, बच्चों को लेकर मैं काफ़ी लिबरल हूं। और मुझे लगता है कि हर बच्चे को अपना थॉट रखने का, अपनी बातें कहने का हक है। तो मुझे लगता है कि हाँ, जब तक बच्चे, देखो होता है कि आपके पास हक तो है कि आप अपनी बातें रख सकते हो, आप अपनी बातें कह सकते हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको तमीज़ भी है अपनी बातें रखने की, अपनी बातें कहने की। हर इंसान को बातें कहने और रखने का हक है, लेकिन अगर किसी को तमीज नहीं है तो उसे हक नहीं है बेटा। उसका राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ब्लॉक होना चाहिए। ठीक है, तो बातें कहने रखने का हक सबको है, लेकिन अगर आपके पास वो बातें कहने और रखने का तरीका नहीं है, यू शुड नॉट बी अलाउड टू स्पीच। क्योंकि फिर आप वायलेंस क्रिएट करते हो और आप अनडिजर्विंग पर्सन होते हो, तो फिर ऐसे लोगों को ब्लॉक करवाना पड़ता है। खैर चलो, आज की क्लास के लिए तो माफ़ी है, कोई बात नहीं है। आप अपना ओपिनियन, अपनी बातें रख सकते हो, लेकिन हो सकता है कि बाकी की क्लासेस में आपको ये माफ़ी ना मिले और मैं आपको 3 साल के लिए ब्लॉक करवा दूं। इट कैन बी द केस। सर यही बैच था, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन पॉलिटी। ठीक है, सिया कहती हैं कि मेरे साथ उन्हें हिस्ट्री बोर नहीं लगती। बिल्कुल, मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूं बेटा, और ये सभी लोगों के लिए है। हाँ, सोएब सही कहते हैं, कुछ लोग हेट स्पीच दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो सोएब बेटा आप। तो बिल्कुल, मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूँ बेटा, आपको अपनी बातें कहने का हक है, हर जगह है। आप अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने के लिए फ्री हैं, लेकिन आपको अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने की तमीज़ होनी चाहिए। अगर नहीं है, यू शुड नॉट बी अलाउड टू स्पीक। ठीक है? ऐसा होगा तो फिर ठीक है, आई हैव सम राइट्स। ओके। खैर, यहां पर समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि वुमेन और सोशल रिफॉर्म्स के जो रीजंस हैं वो क्या रहे। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि राजा राममोहन रॉय और ब्रह्मो समाज, राजा राममोहन रॉय और ब्रह्मो समाज के बारे में यहां पर मैं आपको बताता हूं और समझाता हूं। हाँ, राजा राममोहन रॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया वो बहुत ही ज्यादा यूनिक था, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब तक आपको, राजा राममोहन रॉय को हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कहते हैं। रेनेसा क्या है ये मैं आपको एडवांस की क्लासेस में डिटेल से समझाऊंगा। अभी के लिए बस मान लो कि रेनेसा का मतलब होता है बहुत बड़ा चेंज। ठीक है, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज, उसे हम बताते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। तो हम उन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी बुलाते हैं और हम उन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बुलाते हैं। ये दो टैग्स हैं जो हम राजा राममोहन रॉय को देते हैं। वो काफी वेल वर्स्ड थे, उनको डजन्स ऑफ लैंग्वेजेस आती थी। उनको इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत, लैटिन, पर्शियन, अरबिक, हैब्रू, कई सारी लैंग्वेजेस को लेकर वो वेल अवेयर थे। उन्होंने रैशनलिज्म, मॉडर्न थॉट, वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन, सोशल इक्वलिटी और वेदांतिक टीचिंग को लेकर रेस्पेक्ट, वेदांतिक टीचिंग को हम उपनिषदिक टीचिंग बुलाते हैं, उस चीज को लेकर रेस्पेक्ट को एडवोकेट किया। उन्होंने सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स में जो कंट्रीब्यूशन दिया वो बहुत ही ज्यादा यूनिक था। राजा राममोहन रॉय ने कौन से रिफॉर्म्स किए, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं। राजा राममोहन रॉय ने 1815 में एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था आत्मीय सभा। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आत्मीय का मतलब क्या होता है। ठीक है, आत्मीय का मतलब क्या होता है। आत्मीय का मतलब होता है आत्मा, आत्मा का मतलब होता है सोल। सोल टू सोल कनेक्शन आपका किससे होता है? सोल टू सोल कनेक्शन आपका आपकी गर्लफ्रेंड से होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गलत हैं। सोल टू सोल कनेक्शन जो होता है वो आपका खाली आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से नहीं होता है। सोल टू सोल कनेक्शन आपका होता है आपके दोस्तों से। क्योंकि देखो, एक होता है खून का रिश्ता, एक होता है आत्मा का रिश्ता। आत्मा का रिश्ता मतलब दोस्ती का रिश्ता। हम दोस्तों को कहते हैं
कि अरे हमारे बड़े आत्मीय हैं ये, मतलब ये जो है ना, ये हमारे बड़े आत्मीय हैं। आत्मीय होने का मतलब ये है कि हमारा और इनका जो रिश्ता है ना, वो खून का तो नहीं है, लेकिन आत्मा का रिश्ता है। तो आत्मीय हम किसको बुलाते हैं बेटा? आत्मीय हम अपने दोस्त को बुलाते हैं। फिर से दोहराता हूं बेटा, पेरेंट्स से तो आपका खून का रिश्ता होता है, आत्मा का नहीं बेटा। आत्मा का रिश्ता जो है वो होता है आपका आपके दोस्तों के साथ। तो आत्मीय जो है ना, हम वो दोस्तों को बुलाते हैं। ठीक है। अब यहां पर आप देखो क्या होता है कि आत्मीय सभा को हम इंग्लिश में सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स भी बुला सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय का एक आइडिया था, एक थॉट था। 1814 आत्मीय सभा हर्ष सीएम कहते हैं। हाँ जी बेटा, कुछ जगहों पर ये डेट 1814 भी मिलती है और कुछ जगहों पर ये तारीख आपको 1815 भी मिलती है। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इसकी डेट 1814 थी या 1815 थी, इससे आपके बैंक अकाउंट के पैसे कट गए क्या? पैसे तो नहीं कटे आपके। अगर ये 1814 का 15 हो गया तो अलग अलग सोर्सेस में इसकी अलग अलग डेट्स मिलेगी। ज्यादातर किताबों में ये 1815 मिलेगा, ठीक है? तो मत परेशान हो उसके लिए। अब आत्मीय सभा जो है, ये सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स हुआ करती थी। आत्मीय सभा में मैंने आपको बताया कि राजा राममोहन रॉय का एक थॉट था। और राजा राममोहन रॉय का थॉट क्या था कि गॉड एक ही होते हैं। अब गॉड एक ही होते हैं, मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस नहीं होते। इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए वो अक्सर उपनिषदों का, वेदों का इस्तेमाल भी करते थे। जैसे रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं ना, रश्मि रथी में, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बातें कह रहे होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। इसका मतलब यह है कि एक ही ओरिजिन पॉइंट है और एक ही एंडिंग पॉइंट है। और करके ऐसा करके हम यहां पर समझते हैं कि वो मोनोथिज्म की बात करते हैं। मोनोथिज्म का मतलब होता है एक ही भगवान। मोनो का मतलब होता है बेटा एक, और थिज्म का मतलब होता है गॉड। तो मोनोथिज्म का मतलब होता है बेटा एक गॉड। तो वो एक गॉड में बिलीव करते थे। और वो कहते हैं कि हमारे बहुत सारे जो एंशियंट टेक्स्ट हैं, वो खुद भी तो एक ही गॉड की बात करते हैं। वो कहां मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस की बात कर रहे हैं? तो मोनोथिज्म का जो आइडिया था, दैट वाज अ वेरी यूनिक आइडिया। और इस आइडिया को डिस्कस करने के लिए उन्होंने एक सोसाइटी, एक ग्रुप बनाया था, जिसको वो आत्मीय सभा बुलाते थे। मैं आपको ये भी बताता हूं बेटा, राजा राममोहन रॉय को भले ही बहुत रेस्पेक्ट थी इंडिया के वेदों को लेकर, उपनिषदों को लेकर, कल्चर को लेकर, उसके बावजूद वो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन के बड़े सपोर्टर थे। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन है ना, वो हमें नए थॉट्स देती है और हम दुनिया के साथ जुड़ते हैं। तो डेविड हेयर नाम के एक व्यक्ति थे, वो 1817 में एक हिंदू कॉलेज खोल रहे थे। और हिंदू कॉलेज जो था ना, वो कलकत्ता में खोला जा रहा था। राजा राममोहन रॉय ने उनकी मदद करी, उनको पैसे फंड किए, ताकि वो यहां पर मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन को स्प्रेड कर सकें इंडियंस के भीतर, ठीक है? अब इसके अलावा मैं आपको एक बात और भी बताता हूं बेटा। 1809 गिफ्ट टू मोनोथिज्म पढ़ाऊंगा बेटा, ये सब भी एडवांस में आपको जरूर से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब यहां पर आप समझो बेटा, एक इसके बाद हमने क्या देखा कि वो 1825 में वेदांत कॉलेज खोलते हैं। वेदांत कॉलेज का एम भी एक ही था बेटा। वेदांत कॉलेज में एक ओर तो वो मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन देना चाहते थे, और दूसरी ओर मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन के साथ साथ एट द सेम टाइम दूसरी ओर वो चाहते थे कि जो वेदों की लर्निंग है, वेदांत यानी कि उपनिषदों की लर्निंग है, वो भी हमको मिले। तो वो इसके लिए भी काम करते हैं। साथ के साथ देखो बेटा, उन्होंने ब्रह्मो सभा को फाउंड किया। ब्रह्मो सभा उनका सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। उनकी लाइफ के जो भी थॉट्स थे, जो भी आइडियाज थे, उनको आगे ले जाने के लिए, टू कैरी देम फॉरवर्ड, ही फाउंडेड an institution, and that institution was Brahmo Sabha. And Brahmo Sabha was founded in 1828. Brahmo Sabha, which was founded in 1828, it is the same organization that became Brahmo Samaj 1 year later. 1829 में ये ब्रह्मो समाज बन गया। तो पहले इसका नाम ब्रह्मो सभा था, बाद में इसका नाम ब्रह्मो समाज पड़ा। लेकिन बेटा, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, सबसे बड़ी अचीवमेंट थी सती को अबॉलिश करवाना। सती अबॉलिशन राजा राममोहन रॉय के लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। सती को लेकर राजा राममोहन रॉय थोड़े पर्सनल थे। सती का मुद्दा राजा राममोहन रॉय के लिए केवल सोसाइटी का मुद्दा नहीं था।
सती को लेकर राजा राममोहन रॉय का मुद्दा उनका पर्सनल मुद्दा भी था। उनकी जिंदगी का एक ही एम था, ठीक है, वो सती को हर कीमत पर खत्म करना चाहते थे। बेटा, राजा राममोहन रॉय के एक बड़े भाई थे। वैसे उनका नाम राममोहन रॉय था। राजा तो उनको टाइटल मिला था, इसलिए हम उनको राजा राममोहन रॉय बुलाते हैं। राजा राममोहन रॉय का नाम राममोहन रॉय था और उनके जो बड़े भाई थे उनका नाम हरिमोहन रॉय था। हरिमोहन रॉय की मैरिज हुई थी, जो बड़े भाई थे, और थोड़े समय के बाद उनकी डेथ हो जाती है। और उनकी डेथ हो जाने के बाद बेटा, उनकी वाइफ को, यानी कि राजा राममोहन रॉय की भाभी को, इन लोगों ने सती किया। और जब वो उनको सती करने ले जा रहे थे तब बहुत छोटे थे राजा राममोहन रॉय। उन्होंने अपने भाभी को बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो बचा नहीं पाए थे। और ये बात और इस बात का मलाल उनके मन में हमेशा रहा। जब सती करते थे ना बेटा, तो बड़ा इनह्यूमन तरीके से करते थे। उस विमेन को आखिरी बार एक ब्राइड यानी कि दुल्हन की तरह सजाया जाता था। और जब वो विमेन को सती करने के लिए लेकर जाते थे, तो जब बेटा आप किसी इंसान को जिंदा जलाओगे ना, तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा, आप सुन नहीं पाओगे। उस विमेन का चिल्लाना आप सुन नहीं पाओगे। ये बड़ी प्रॉब्लम थी। इसीलिए जब ये लोग किसी विमेन को सती करने ले जाते थे और जिंदा जलाते थे, तो बहुत बड़े बड़े ड्रम्स जाते थे। और जब उस विमेन को जिंदा जलाया जाता था ना, तो उन ड्रम्स को बीट किया जाता था, पीटा जाता था। ड्रम्स ऐसे पीटे जाते थे और लोग बहुत तेज वॉइस में चिल्लाते थे, महासती महासती महासती। लोग महासती महासती चिल्लाते रहते थे और ड्रम को बीट किया जाता रहता था। और ये तब तक होता रहता था जब तक वो विमेन जिंदा चिता पर चिल्लाती रहती थी जलते हुए। थोड़े समय के बाद इंसान मर जाएगा, चिल्लाना बंद कर देगा। और जब वो विमेन जिंदा चिल्लाना बंद कर देती थी, तब ये ड्रम बीटिंग बंद करते थे। इस तरीके से राजा राममोहन रॉय की भाभी को सती किया गया था। राजा राममोहन रॉय का ये जो इंसिडेंट था ना, ये पर्सनल था। उन्होंने ये समझ लिया था कि सती का मसला केवल उनकी फैमिली का मसला नहीं है, बल्कि उन्हें इसे बाई रूट खत्म करना होगा। तो सती के मसले को इसलिए उन्होंने हिट किया। उन्होंने अपनी लाइफ में सती से रिलेटेड एक और बहुत ही सैड इंसिडेंट देखा, समझा। उनके घर के पास में एक फैमिली रहती थी। जब वो पढ़ाई करके तो कुछ समय के बाद अपने घर लौटे, तो वो उस घर पे गए। उन्होंने देखा उस घर पे ताला लगा था। उन्होंने पूछा कि इस परिवार के लोग कहां गए। तो उनको जो बताया गया, उसने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। वहां पर एक बड़ा हंसता खेलता परिवार था। दो बूढ़े लोग थे, एक उनका बेटा था, एक उनकी बहू थी। एक हंसता खेलता परिवार उस घर में रहता था। फिर वो दोनों बुजुर्ग बारी बारी से मर गए। उन दोनों बुजुर्गों के मर जाने के बाद घर में केवल हस्बैंड वाइफ बचे। एक दिन उनके हस्बैंड बीमार हुए और उनकी डेथ हो गई। अब उस फैमिली में केवल एक विमेन बची थी और ये बात सोसाइटी को बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने कहा कि आपको इनके साथ सती होना पड़ेगा। वो विमेन सती नहीं होना चाहती थी। उन्होंने सती होने से मना किया। सबने उनको बोला कि तुम्हारा क्या हो पाएगा, तुम सोसाइटी में कैसे रहोगी, तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है, तुम्हें सती होना ही पड़ेगा। इन लोगों ने उस विमेन को उनके हस्बैंड के साथ जिंदा जलने के लिए चिता पे बिठा दिया। जब चिता में आग लगाई गई और वो विमेन जलने लगी, तो थोड़ी देर तक जलने के बाद उनसे बर्दाश्त ना हुआ, तो वो चिता के पीछे कूद गई और कूद के छिप गई। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी चिता जलाई जाती है तो अक्सर नदी के किनारे जलाई जाती है। वहां पर अक्सर खूब सारे पेड़ पौधे या इधर उधर की चीजें होती हैं। वो उसी के पीछे जाकर छुप गई और वो भाग गई जंगल में। उन्हें पता था कि अगर लोगों को पता चल गया ना कि वो सती नहीं हुई है, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए वो जंगल में पूरी रात छुपी रही।
सोचो बेटा, एक विमेन जो आधी जली हुई है वो कितने पेन में होगी, लेकिन वो किसी से मदद नहीं मांग रही है, वो बस अपनी जान बचाने के लिए जंगल में छिपी हुई है। अगले दिन कुछ लोग जंगल में जाते हैं और वो विमेन उन्हें मिल जाती हैं। अब वो उनको पकड़ के लेकर आते हैं, कहते हैं अरे ये तो सती नहीं हुई, और कहते हैं ये तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब हम क्या करें, अब हम इस सिचुएशन में क्या करें। गांव के लोगों ने ऐसा कभी देखा ही नहीं था। फिर पंचायत बिठाई गई, और पंचायत बिठाने के बाद ये फैसला किया गया कि इस विमेन ने क्राइम किया है, ये सती क्यों नहीं हुई। फिर पंचायत ने फैसला लिया, गांव के लोगों ने फिर से चिता जलाई। उस विमेन को इस बार जबरदस्ती चिता पर बिठाया गया, और इस बार ना केवल बिठाया गया बल्कि उन्हें उस चिता में बांधा गया मोटी मोटी रस्सियों के साथ, ताकि जब तक ये मोटी रस्सी जले तब तक ये औरत इतनी जल चुकी हो कि ये भाग ना पाए। चिता में फिर से आग लगाई गई और उसे जिंदा जला के मार दिया गया। दैट वॉज नॉट इवन सती, दैट वॉज अ ब्रूटल कम्युनिटी मर्डर। क्योंकि सती का तो कॉन्सेप्ट था कि हस्बैंड के पैर पे जलाते हैं, हस्बैंड तो था ही नहीं, दोबारा यूं ही खाली चिता पे बिठा के जला दिया उसको और जला के मार दिया। राजा राममोहन रॉय को जब ये पता चला तो उन्होंने प्लेज किया कि वो चाहे जो भी हो जाए वो इस सिस्टम को खत्म करके ही मानेंगे। राजा राममोहन रॉय ने 1918 ऑनवर्ड्स सती सिस्टम को रोकने की कोशिश शुरू की। हालांकि सती हमेशा बड़े परिवारों में अमीर लोगों में होता था, तो इनके जो वॉलेंटियर्स होते थे वो अमीर लोग अक्सर इन्हें मारते पीटते थे। और तब राजा राममोहन रॉय के मन में एक बात आई कि जब तक सती को बाई लॉ इलीगल नहीं किया जाएगा तब तक इसे नहीं रोका जा सकेगा। और तब वो विलियम बेंटिक के पीछे लग गए। विलियम बेंटिक के साथ अच्छी बात यह थी कि वो खुद भी सोशल पर्सपेक्टिव से एक लिबरल इंसान था, और वो खुद भी सती सिस्टम को पसंद नहीं करता था। तो हमारी भी किस्मत अच्छी थी, राजा राममोहन रॉय की किस्मत भी अच्छी थी कि उन्होंने, जब राजा राममोहन रॉय की ओर से अप्रोच किया गया यहां पर विलियम बेंटिक को, तो विलियम बेंटिक मान गया। और विलियम बेंटिक ने फाइनली ये एग्री किया कि अब हम सती को अबॉलिश कर रहे हैं। और तब विलियम बेंटिक फाइनली 1829 में एक कानून पास करता है। उस कानून का नाम था बंगाल रेगुलेशन 17, और उसके तहत सती को पूरी तरीके से मर्डर के एक्विवेलेंट मान लिया गया। एक साल के बाद 1830 में सती एबॉलिशन का ये लॉ पूरे ब्रिटिश इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया गया। राजा राममोहन रॉय के लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी सती के अबॉलिशन में। जब आप राजा राममोहन रॉय को पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो सती अबॉलिशन के लिए ही पैदा हुए थे। उन्होंने सती को अबॉलिश करवाया, और उसके बाद 3 सालों के बाद या 4 सालों के बाद 1833 में उनका देहांत हो गया। दैट वॉज द केस ऑफ सती। और जब तक आप सती समझते नहीं है ना कि सती था क्या, तब तक राजा राममोहन रॉय ने क्या किया था विमेन के लिए, आप इस बात को इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे। तो इस लॉ की सिग्निफिकेंस को समझने के लिए आपको सती को समझना बहुत जरूरी होता है। दैट वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ राजा राममोहन रॉय दैट आई एक्सप्लेन्ड यू हियर। अब हम विडो रिमैरिज के लिए एफर्ट्स की बात करते हैं। विडोज की कंडीशन बहुत ही इनह्यूमन थी। विडोज की कंडीशन बहुत इनह्यूमन थी, मतलब उनकी जिंदगी जो थी ना वो हेल जैसी थी। मैंने आपको बताया कि उनका हेड शेव कर दिया जाता था, कोई ज्वेलरी नहीं पहन सकती थी, कोई फैंसी कपड़े नहीं पहन सकती थी, सफ़ेद साड़ी पहननी होती थी, ज़मीन पर सोना होता था, मसालेदार खाना नहीं खाना होता था, उन्हें किसी सोशल सेरेमनी में नहीं बुलाया जाता था, उन्हें इम्प्योर माना जाता था। ऐसे केस में उन्हें दोबारा मैरिज भी अलाउड नहीं होती थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लॉर्ड डलहौजी के पीछे लगकर एक कानून पास करवाया था। उस कानून का नाम था विडो रिमैरिज एक्ट, और ये कानून 1856 में पास हुआ था। राजा राममोहन रॉय ने जिस तरीके से अपनी लाइफ का एम बनाया था सती को अबॉलिश करवाना, वैसे ही ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपनी जिंदगी का एम बनाया था विडोज को रीमैरिज का राइट दिलवाना। और फाइनली उन्होंने विडोज को रीमैरिज का राइट दिलवा भी दिया। विडो रिमैरिज में केवल उनका एफर्ट नहीं था, और भी कई सारे लोगों ने विडोज की जिंदगी को बेहतर करने के लिए एफर्ट्स करे थे, जिसमें एक नाम मद्रास प्रेसिडेंसी के वीर सालिंगम पांतुलु का भी आता है। इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था जिसका काम विडो रिमैरिज को प्रमोट करना ही था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी जब आर्य समाज को फाउंड किया था तो आर्य समाज ने भी विडो रिमैरिज के लिए बहुत एफर्ट्स किए थे। विडोज की जिंदगी को बेहतर बनाने के जो एफर्ट्स यहाँ पर राजा राममोहन रॉय, वीर सालिंगम पांतुलु और स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे वो वर्थ एक्नॉलेजिंग है, नहीं तो जिंदगी उनकी हमेशा से नरक ही बनी रहती। तो विडोज को रिमैरिज का राइट यहां पर मिल गया।
अब मुद्दा था विमेन को एजुकेशन देने का। विमेन को एजुकेशन देने के लिए भी कोई एफर्ट्स नहीं कर रहा था, कोई एफर्ट्स नहीं कर रहा था। यहां पर हम देखते हैं कि विमेन एजुकेशन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपनी ओर से 35 गर्ल्स स्कूल खोले थे अपने खुद के खर्चे पर, ताकि वो विमेन को एजुकेट कर सकें। राज सुंदरी देवी जो पढ़ना लिखना चाहती थी, लेकिन विमेन को पढ़ना अलाउड ही नहीं था, वो बड़ी मुश्किल से अपने घर में छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखती हैं। और जब वो पढ़ना लिखना सीखती हैं ना, तो वो अपने बारे में एक किताब लिखती हैं। मतलब एक ऐसी विमेन जिसके लिए पढ़ना या लिखना ये अलाउड ही नहीं था, उन्होंने बड़े एफर्ट के बाद पढ़ना लिखना सीखा। ठीक है, हमने क्या देखा कि जब उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, तो उन्होंने अपने ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम था आमार जीवन। बंगाली में था ये। आमार जीवन मतलब मेरी लाइफ। तो वो विमेन जिसको पढ़ना लिखना अलाउड नहीं था, उन्होंने जैसे तैसे एफर्ट करके पढ़ना लिखना सीखा, और उसके बाद उन्होंने खुद के ऊपर एक किताब लिखी, आमार जीवन। और मैं आपको बता दूं, ये किताब कई मायनों में खास थी। ये कई मायनों में खास इसलिए थी बिकॉज रास सुंदरी देवी वो पहली इंडियन विमेन थी जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद की बायोग्राफी लिखना। आमार जीवन एक बहुत खास किताब रही। आर्य समाज जो पंजाब में था, और ज्योतिराव फुले जो बॉम्बे में थे, इन लोगों ने बहुत सारे स्कूल्स खोले ताकि विमेन को एजुकेट किया जा सके। सिमिलरली मुमताज अली, जो कि कुरान का लिबरल इंटरप्रिटेशन करती हैं और कहती हैं कि विमेन को भी एजुकेशन का राइट है, विमेन को एजुकेशन का राइट है। इसके लिए कई सारी मुस्लिम विमेन भी आगे आती हैं। कई सारी विमेन थी जिन्होंने विमेन की जिंदगी को बेहतर करने के लिए काम किया। देयर वर नॉट जस्ट मेन जिन्होंने विमेन की जिंदगी को बेहतर करने के लिए काम किया था, बल्कि कई सारी विमेन भी थी जिन्होंने विमेन की लाइफ को बेहतर करने के लिए एफर्ट्स किए थे। जैसे कि भोपाल की बेगम थी, उन्होंने अलीगढ़ में कई सारे गर्ल्स स्कूल खोले। बेगम रुकैया साखावत हुसैन हुआ करती थी, जिन्होंने मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कलकत्ता में स्कूल्स खोले थे ताकि मुस्लिम गर्ल्स भी पढ़ पाएं। सिमिलरली ताराबाई शिंदे एक किताब लिखती हैं, स्त्री पुरुष तुलना। और इनका जो एक मिनट का समय दीजिएगा, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, एक मिनट। चलिए, यहां आगे देखिए। बेगम रुकैया सखावत हुसैन के बारे में मैंने बताया। ताराबाई शिंदे की जो किताब है, बड़ी प्यारी सी किताब है। किताब का टाइटल है स्त्री पुरुष तुलना। अगर ताराबाई शिंदे की इस किताब स्त्री पुरुष तुलना के बारे में मैं आपको बताऊं, तो यहां पर ये मेन और वुमेन की लाइफ को कंपैरिजन में रखती हैं। ठीक है, ये अपर कास्ट वुमेन की माइजरीज को भी पोर्ट्रे करती हैं, और मेन और वुमेन के बीच में कंपैरिजन पोर्ट्रे करती हैं। बड़ी ही प्यारी सी एक किताब थी यहां पर, स्त्री पुरुष तुलना। एक और विमेन रही, नाम था पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई एक संस्कृत स्कॉलर हुआ करती थी, और इन्होंने पूना में एक विडोज होम खोला था, विडोज के लिए शेल्टर देने के लिए। तो ऐसा नहीं है था कि केवल राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे मेन ने ही विमेन के लिए एफर्ट्स किए हैं, विमेन ने भी विमेन के लिए एफर्ट्स किए हैं। और वो विमेन जिन्होंने विमेन के लिए एफर्ट्स किए हैं, उनमें हम नाम लेते हैं भोपाल की बेगम का, बेगम रुकैया सखावत हुसैन का, ताराबाई शिंदे का, पंडिता रमाबाई का। दीज वर दी ग्रेट विमेन जिन्होंने विमेन की जिंदगी को बेहतर करने के एफर्ट्स किए। ये सारी बातें मैंने बेटा आपको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में विमेन के बारे में बताई। अब विमेन के बारे में अगर ये बातें हो गई हैं और आपने समझ ली हैं, तो अब मैं कास्ट के मुद्दे पर बात करूंगा। विमेन के मुद्दे पर बात हो चुकी है, नाउ वी विल डिस्कस द इशू ऑफ कास्ट। और कास्ट की सिचुएशन को बेटर करने के लिए जो एफर्ट्स किए गए हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। तो मुझे बताइए कि क्या विमेन का ये पूरा मुद्दा आपको समझ में आया? कुड यू ऑल अंडरस्टैंड?
समझ गए बेटा? विमेन का ये पूरा इशू आप समझे क्या? परफेक्ट बेटा, अंडरस्टूड, क्लियर, अंडरस्टूड, क्लियर, अंडरस्टूड एंड क्लियर। गॉट इट सर, गॉट इट सर, यस सर, क्लियर सर। डाउट सेक्शन पूछ लो बेटा, जो भी डाउट पूछना है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सती प्रथा थी तो विडो एक्ट कैसे? बेटा सारी विमेन सती नहीं होती थी, अपर कास्ट में सती का सिस्टम थोड़ा ज्यादा था। सावित्रीबाई फुले, अभी कास्ट के मुद्दे पर बात होगी। परफेक्टली अंडरस्टूड। बता दो शोएब अब्बास बेटा, क्या रिक्वेस्ट है प्लीज? लेट्स प्रोसीड, ऐसा विकास कहते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, प्रवीण कहते हैं। अलग कहती हैं यू आर बेस्ट एक्सप्लेनर। सर आजकल रेप होते हैं उनका क्या? बेटा बहुत बुरा है, इसके लिए हार्श पनिशमेंट होनी चाहिए और हमारे जुडिशियल प्रोसेस में अभी भी खामियां हैं जिसकी वजह से हम इसे भी अभी तक सही तरीके से रोक नहीं पाए हैं। तो इतनी रुकावट थी तो बुक्स कैसे पब्लिश होती थी? 1820 के बाद बेटा बुक्स थोड़ा पब्लिश होने लग गई थी। कंटिन्यू सर, लेट्स कंटिन्यू सर। तान्या भी कहती हैं कंटिन्यू करिए। रेणुका को भी समझ में आ गया। सर वाई ब्रिटिश मेड एफर्ट्स फॉर अस, उसका एक बहुत यूनिक कारण है, एडवांस में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, सारे पत्ते अभी नहीं खोलूंगा, कुछ कुछ एडवांस में बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए रिफॉर्म क्यों कर रहे थे और उन्होंने बाद में हमारे लिए रिफॉर्म करने बंद क्यों कर दिए। दोनों बातें बताऊंगा आगे। ठीक है, लेट्स प्रोसीड, चलो आगे बढ़ते हैं। विमेन एंड रिफॉर्म हो गया, अभी कास्ट और रिफॉर्म पे बात करेंगे। कास्ट और रिफॉर्म अब अगला मुद्दा होगा। समझो बेटा, कास्ट और रिफॉर्म, बेटा जैसे कई सारे रिफॉर्मर्स ने बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको विमेन और रिफॉर्म के बारे में बताया उसी तरीके से अब मैं आपको कास्ट और रिफॉर्म के बारे में बताऊंगा। अब मैं कास्ट के मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। समझो बेटा, जिस तरीके से विमेन के इश्यूज को बेहतर करने के लिए कई सारे लोगों ने एफर्ट्स किए, बिल्कुल वैसे ही कास्ट के मुद्दे को बेहतर करने के लिए भी कई सारे लोगों ने एफर्ट्स किए। यहां पर बेटा जो लोग ऐसे थे जिन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा काम किया, उसमें एक इंसान थे राजा राममोहन रॉय। ऑफ कोर्स राजा राममोहन रॉय ने जो विमेन की सिचुएशन है उसको इंप्रूव करने के लिए काम किया था, बट उन्होंने लोअर कास्ट की सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए भी बहुत सारे एफर्ट्स किए। पैरेलली बेटा यहां पर देखो प्रार्थना समाज आया। प्रार्थना समाज को राजा राममोहन रॉय के आइडियाज पर बेस करके ही बनाया गया था। इसे बनाने वाले व्यक्ति आत्माराम पांडुरंग थे और आत्माराम पांडुरंग की प्रार्थना समाज को बनाने में एक मदद करते हैं व्यक्ति जिनका नाम था केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो थे बेटा वो राजा राममोहन रॉय के आइडियाज को फॉलो करने वाले इंसान थे। फिर देखो बेटा यहां पर आती है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली जो 1840 में बॉम्बे में बनती है, ये भी जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनकी सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए एफर्ट्स करती है। अब देखो जो एफर्ट्स किए गए विमेन की सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए, उसके बाद जो एफर्ट्स किए गए कास्ट के मुद्दों को और बेहतर बनाने के लिए और उनको रिलीफ देने के लिए, उन्हें मैं यहां पर एक मैप के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो अलग अलग रीजन में बेटा नाम याद रखना है सर, 1 2 4 नाम अभी याद रख लो, 2 4 जब एडवांस पढ़ाऊंगा तब याद हो जाएगा, धीमे धीमे याद हो जाएगा। करण बेटा परेशान मत हो, 2 4 जो अभी याद रख सकते हो वो याद रख लो और उसके बाद कुछ और एडवांस पे पढ़ा दूंगा तो वहां भी याद हो जाएगा, तो दोनों मिला के याद हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो
मैं बताता हूं कि कहां पर किसने एफर्ट किया। अगर आप बंगाल को देखो, बंगाल में ब्रह्मो समाज है, राजा राम मोहन रॉय का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, और यंग बंगाल मूवमेंट है। यंग बंगाल मूवमेंट बेटा हेनरी विवियन डेरोजियो का है। यंग बंगाल मूवमेंट बेटा हेनरी विवियन डेरोजियो का है। तो ये तीन लोग जो हैं वो बंगाल में एफर्ट्स कर रहे हैं कास्ट के मुद्दों को बेहतर करने के लिए। फिर आप बेटा बॉम्बे में आओ। बेटा बता दूं कि पहले जो बॉम्बे था उसी में गुजरात था। गुजरात अलग कोई राज्य नहीं था। गुजरात एक अलग स्टेट जो है बच्चा, वो बनता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद ये बनता है। बॉम्बे में जब आते हो बेटा, तो बॉम्बे में एक तो है सत्यशोधक समाज। अब सत्यशोधक समाज जो है वो ज्योतिराव फुले का है, और ज्योतिराव फुले को ज्योतिबा फुले भी कहा जाता है। ज्योतिराव फुले को हम ज्योतिबा फुले भी बुलाते हैं। इसके बाद देखो बेटा प्रार्थना समाज है। प्रार्थना समाज जो है वो यहां पर आत्माराम पांडुरंग का है, ठीक है। और परमहंस मंडली है। परमहंस मंडली में आत्माराम पांडुरंग के बड़े भाई ददोबा पांडुरंग हुआ करते थे, ठीक है। अब यहां पर आप समझो। फिर आप बेटा साउथ इंडिया में आओ, तो साउथ इंडिया में आपको एक मिलता है जस्टिस मूवमेंट और एक मिलता है टेंपल एंट्री मूवमेंट। तो जस्टिस मूवमेंट और टेंपल एंट्री मूवमेंट साउथ इंडिया में चलते हैं। साउथ इंडिया में बेटा कास्ट का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, और वहां पर कास्ट के मुद्दे पर ही बातचीत चला करती थी, ठीक है। अब यहां पर समझो, फिर कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स थे जो कि पूरे देश में चलते थे, ठीक है। आर्य समाज जो है वो दयानंद सरस्वती रन कर रहे थे। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद चला रहे थे। ये सभी लोग मिलकर भारत के अलग अलग हिस्सों में लोअर कास्ट के इश्यूज को रेज करने के लिए या उनकी सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए काम कर रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं बेटा कि रिफॉर्म्स किस तरीके से हुए। मैं आपको बताता हूं बच्चे कि किस तरीके से रिफॉर्म्स आगे बढ़ते हैं। लोअर कास्ट के लोग अपनी सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए अक्सर अपना विलेज का एरिया छोड़ देते थे, क्योंकि अर्बन एरियाज में कास्ट की प्रॉब्लम उतनी नहीं थी जितनी रूरल एरियाज में थी। फिर वो प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पर आसाम, त्रिनिदाद, मॉरिशस और इंडोनेशिया, आसाम तो चलो अपने देश में है, त्रिनिदाद एक आइलैंड है, मॉरिशस और इंडोनेशिया भी अलग अलग देश हैं, इन जगहों पर जाकर वो काम करते थे। हमने देखा कि वो जब आउटर वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, जब वो बाहर के देशों में जाते हैं और उन्हें ये समझ आता है कि भाई दुनिया के हर देश में ऐसा नहीं होता कि लोअर कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऐसा हर जगह नहीं हो रहा। तब उन्होंने इंडिया में भी आकर सोशल इक्वलिटी मांगी। उन्होंने कहा हमको भी सोशल इक्वलिटी चाहिए, और फिर लोअर कास्ट की सिचुएशन को इंप्रूव करने के एफर्ट स्टार्ट हुए, और ये एफर्ट 19वीं सेंचुरी में चलते रहे, और 20वीं सेंचुरी में साउथ इंडिया में लोअर कास्ट ने अपनी सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए जोरदार तरीके से काम किया। अब मैं आपको बताता हूं बेटा, यहां पर कई सारे एफर्ट्स जो हुए हैं सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए, मैं उनके बारे में बात करता हूं। उस बारे में मैं डिस्कशन करता हूं। देखो बच्चे, यहां पर एक सतनामी सेक्ट बना। सतनामी सेक्ट जो थे वो एक गुरु हुआ करते थे, गुरु घासीदास। गुरु घासीदास जो थे बेटा, वो एक सेक्ट शुरू करते हैं जिसका नाम सतनामी सेक्ट था। और जो सतनामी सेक्ट था उसमें इन्होंने जो लेदर वर्कर्स थे, यानी कि जो चमड़े का काम करने वाले लोग थे, उनको मोबिलाइज किया और कहा कि सब बराबर हैं और किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात आती है बेटा, एक थे हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर एक जो मतुआ सेक्ट से बिलोंग करते थे। मतुआ सेक्ट बेटा एक लोअर कास्ट सेक्ट होता है। सेक्ट का मतलब होता है बेटा धर्म के भीतर ही एक सब रिलीजन। एक होता है रिलीजन बड़ा, उसके अंदर जो रिलीजन पाया जाता है सब रिलीजन, उसको सेक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब ये मतुआ यानी कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, और इन्होंने जो चांडाल कल्टीवेटर्स थे उनके लिए काम किया। चांडाल बेटा एक ग्रुप हुआ करता था जिसको लेकर इंडियन सोसाइटी में बहुत प्रेजुडिस था, और उनको बिल्कुल अनटचेबल ट्रीट किया जाता था। उनको तो गांव में भी नहीं घुसने देते थे, एंड दे वर कॉल्ड एज चांडाल, ठीक है। फिर देखो बेटा, एक थे यहां पर सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज जो है वो महाराष्ट्र में काम कर रहा था। महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज काम कर रहा था, और इसको लीड कर रहे थे यहां पर ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले के बारे में अभी मैं और डिटेल से बताऊंगा, तो फिर आप परेशान मत हो, ठीक है। यहां पर आप आगे देखो बच्चे, साउथ इंडिया में बेटा आते हैं श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु बेटा कमाल के इंसान थे। केरला में एक गुरु हुआ करते थे श्री नारायण गुरु।
श्री नारायण गुरु इझावा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इझावा बेटा एक लोअर कास्ट कम्युनिटी होती है जो कि केरला की 26% पॉपुलेशन थी एंड दे वर अनटचेबल। इनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था, इनको हाँ, इनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था, इनको पब्लिक ऑफिसेस में नहीं जाने दिया जाता था और कई तरीके की प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे थे। ठीक है, ये लोग ताड़ी तोड़ते थे, ताड़ी से जो है बनाते थे, ताड़ का पेड़ होता है टॉडी, तो उससे टॉडी बनाते थे। टॉडी जो है एक तरीके का इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक होता है जिसको पी के लोग सब मस्त हो जाते हैं। इझावा कम्युनिटी जो कि अनटचेबल थी, उनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था, तो 1888 में इन्होंने शिवलिंग स्थापित करके खुद से अलग एक मंदिर बनाया था और इनका एक बड़ा फेमस स्लोगन था। उस स्लोगन का नाम था वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। ये कहते हैं कि हमें इतनी सारी कास्ट, इतने सारे रिलीजन और इतने सारे भगवान ह्यूमन काइंड के लिए नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल वन कास्ट, वन गॉड, वन रिलीजन। ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। साउथ इंडिया में दलितों को मंदिर में जाने दिया जाए, इसकी शुरुआत करने वाले इंसान श्री नारायण गुरु थे। श्री नारायण गुरु को मदद मिली यहां पर कुमारन असान की। कुमारन असान बेटा बड़े फेमस पोएट हुआ करते थे, उन्होंने भी इनकी मदद करी। अब देखो बेटा, यहां पर अगर आप देखते हो तो ब्राह्मण समाज में राजा राम मोहन रॉय ने अनटचेबल्स की सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए काम किया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विडो रिमैरिज के साथ साथ अनटचेबल्स के लिए काम किया। अब इसके बाद देखो, यंग बंगाल मूवमेंट जब आता है तो यहां पर हेनरी विवियन डेरोजियो आते हैं। हेनरी विवियन डेरोजियो बड़े कमाल के इंसान थे। 26 साल की उम्र में जो डेविड हेयर का हिंदू कॉलेज था उसमें वो हिस्ट्री के टीचर बन गए थे। बड़ी कम उम्र में, बड़ी कम उम्र में जो है वो 17 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र, 17 साल की उम्र में वो हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर के टीचर बन गए थे। बड़े फ्यूरियस टाइप के इंसान थे। जैसे देखो, जो यंग टीचर्स होते हैं ना, उनसे बच्चे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे आपकी बातें समझ आती हैं, मुझे आपका थॉट प्रोसेस समझ में आता है, इसलिए मेरे लिए आपको बातों को समझाना आसान होता है। सिमिलरली हेनरी विवियन डेरोजियो अपनी बातें यंगर जनरेशन को बड़ी आसानी से समझा ले जाते थे। वो कहते थे कि हमें अथॉरिटीज से क्वेश्चन पूछना चाहिए और वो मानते थे कि जो सोसाइटी में चेंजेस होने चाहिए वो और तेज होने चाहिए। प्रिया कहती हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस थे। ये बात एकदम सच है बेटा। हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो जो कि काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करते थे मॉडर्न वेस्टर्न थॉट से और काफी रेडिकल थे अपने आइडियाज में, वो काफी ज्यादा फेमस हो गए थे और उनके आइडियाज से जो बच्चे थे वो उनसे काफी तेजी से मोबिलाइज होते थे। उनके जो फॉलोअर्स थे बेटा हेनरी विवियन डेरोजियो के, वो खुद को डेरोजियन बुलाते थे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम देवेंद्र है और जो मुझे फॉलो करता है वो खुद को देवेंद्रियन बुलाना शुरू कर दे, तो वैसे ही जो डेरोजियो को फॉलो करता था वो खुद को डेरोजियन बुलाता था। तो ये कॉन्सेप्ट आता था डेरोजियन का। ठीक है, और डेरोजियो ने बंगाल में एक बहुत ही स्ट्राइकिंग जो मूवमेंट है वो स्टार्ट किया और उनके नाम से जो उनके फॉलोअर्स थे वो जाने गए। हालांकि बाद में उनको कॉलेरा से उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उनकी डेथ के बाद जो उनके फॉलोअर थे जिनको हम डेरोजियन बुलाते थे, ठीक है, वो उसके बाद भी एक्टिव रहे और उन्होंने उन्होंने ये जो पूरा आइडिया था उसको जिंदा रखा, उसको हमेशा आगे रखा। ठीक है, हाँ हाँ, मेरा नाम डेरोजियो से मिलता जुलता है, डेरोजियो देवेंद्र, बस मैं उनकी तरह कॉलरा से मर ना जाऊं। ठीक है, बट ही वॉज ए ग्रेट पर्सन। उनकी बहुत ही कम उम्र में डेथ हो गई। जैसे 26 में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था, महज 23 ईयर्स की एज में डिरोजियो की मौत हो जाती है। और फिर आपने वो एक लाइन सुनी होगी ना कि बाबू मोशाए जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो हेनरी विवियन डेरोजियो बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रहे, लेकिन उनकी जो लाइफ थी उसका इंपैक्ट बहुत खास रहा और उनके मरने के बाद भी जो डेरोजियंस थे वो उनके आइडिया को जिंदा रखते हैं, उसे आगे लेकर जाते हैं। ये जो खास बात रही, ये काफी यूनिक बात रही। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने आपको उनके बारे में बताया, तो मैंने उनके बारे में यहां पर आपको सारी बातें बताई। अब मैं जो बातें करने जा रहा हूं दैट मस्ट बी अबाउट ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले को हम ज्योतिराव फुले भी बुलाते हैं। ज्योतिबा फुले और ज्योतिराव फुले एक ही हैं। मैं आपको बताऊं कि बॉम्बे में ही वॉज द वन
जिसने लोअर कास्ट के लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम किया, एंड प्रोबेबली ही वाज द फर्स्ट वन टू क्रिएट सच अ ग्रेट इंपैक्ट टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ लोअर कास्ट कम्युनिटी। अगर मैं बताऊं ज्योतिबा फुले या ज्योतिराव फुले के बारे में, तो ज्योतिबा फुले या ज्योतिराव फुले के बारे में, तोएब अब्बास क्या पूछ रहे हो बेटा? पूछ लो, मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करूंगा। तो 1827 में महाराष्ट्र में एक माली फैमिली में उनका जन्म हुआ था। याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि उनका नाम है ज्योतिबा फुले। फुले मतलब फूल, फूल मतलब माली, तो वो एक माली फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, जब ये बड़े हुए तो इन्होंने महसूस किया कि कितना हार्श ट्रीटमेंट मिलता है जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें। उन्होंने ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को चैलेंज किया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो आर्य हैं वो आउटसाइडर हैं, और नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो आर्य हैं। साउथ इंडिया के लोगों के बारे में या डेक्कन के लोगों के बारे में वो ये कहते हैं कि वो इंडिया के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं। वो मानते थे कि जो इंडियन सोसाइटी में लोअर कास्ट के लोग हैं वो इंडियन सोसाइटी के ओरिजिनल लोग हैं, और जो अपर कास्ट के लोग हैं वो बाहर से आए हुए इन्वेडर्स हैं। तो वो लोअर कास्ट और अपर कास्ट के लोगों के बीच का फर्क बताते हैं। वो कहते हैं कि जो बाहर से इन्वेडर्स आए जो बाहर से इन्वेडर्स आए वो नॉर्थ इंडिया में आकर बस गए और उन्होंने खुद को अपर कास्ट डिक्लेयर कर दिया, और वो जो इन्वेडर्स बाहर से आकर खुद को अपर कास्ट डिक्लेयर कर देते हैं, अपर कास्ट का डिक्लेयर कर देते हैं, उन्होंने इंडिया के ओरिजिनल लोगों को लोअर कास्ट का डिक्लेयर कर दिया और उनका एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया। एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया। बेटा, उनके बारे में एक सबसे खास बात रही, उन्होंने जो शूद्र थे यानी कि लोअर कास्ट और अति शूद्र जो अनटचेबल्स, देखो एक होते हैं लोअर कास्ट, एक होते हैं अनटचेबल्स। आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ठीक है, तो जो अनटचेबल होते हैं बेटा हम उनको अति शूद्र बोलते हैं। वो शूद्रों और अति शूद्र दोनों ही लोगों से कहते हैं कि वो यूनाइट हो जाएं और अपने राइट्स के लिए आवाज उठाएं, वो अपनी राइट्स के लिए आवाज उठाएं। सिमिलरली बेटा 1873 में वो एक किताब लिखते हैं। उनकी किताब का नाम था गुलामगिरी। गुलाम का मतलब होता है बेटा स्लेव, और बेटा स्लेवरी हुआ करती थी अमेरिका में। अमेरिका में जो स्लेवरी हुआ करती थी और स्लेव्स के साथ जो मिसट्रीटमेंट होता था, उस चीज को उन्होंने अपनी किताब स्लेवरी के ऊपर लिखी गई इस किताब गुलामगिरी में बहुत ही डिटेल से मेंशन किया है। और वो ये भी कहते हैं कि जो कंडीशन अमेरिका में गुलामों की यानी कि स्लेव्स की रही है, जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता रहा है, लगभग वही ट्रीटमेंट इंडिया में होता है शूद्रों और अतिशूद्रों के साथ। दे आर इक्वली एक्सप्लॉइटेड। तो अपनी किताब गुलामगिरी में उन्होंने अमेरिका के स्लेवरी के सिस्टम को इंडिया के लोअर कास्ट के लोगों के साथ कोइंसाइड किया और उसे बताया बनाया। ठीक है, एक और कमाल की बात बताता हूं बेटा। उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए एक सोसाइटी बनाई थी। उस सोसाइटी का नाम था सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का मतलब होता है सत्य के लिए शोध करने वाला समाज। शोध करने का मतलब होता है, ठीक है, सत्य के लिए शोध करने का जो मतलब होता है वो होता है रिसर्च अबाउट ट्रुथ। ट्रुथ के ऊपर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप उसे यहां पर
समझने और जानने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस बुक, सत्यशोधक समाज। राजा राम मोहन रॉय के बारे में मैं आपको एक काम की बात बताता हूं और कमाल की बात बताता हूं, और वो मतलब है दलित। लोअर कास्ट के लोगों के लिए जो हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड है दलित। कोई मुझे ये बता सकता है कि दलित वर्ड का मतलब क्या होता है? हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दलित? मुझे फटाफट बताओ, दलित का मतलब क्या होता है? दलित का मतलब बताओ मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दलित? ब्रोकन, ब्रोकन, डाउन ट्रोडन, काफी गरीब, सुप्रिया कहती हैं। दला हुआ कोई बता रहा है, ब्रोकन, दलना, भुकना, ब्रोकन पल्स। बहुत सारे बच्चों को दलित का मतलब पता है, दैट्स रियली वेरी गुड। काफी गरीब लोग, नहीं बेटा, दलित का मतलब गरीब नहीं होता है। वाल्मीकि, ये क्या बात हुई भाई? वाल्मीकि इज अ कास्ट ग्रुप, हाँ वो भी दलित कहे जाते हैं। ऐसे वाल्मीकि के अलावा कई सारे और कास्ट ग्रुप्स हैं जिनको हम दलित में क्लासिफाई करते हैं। दलित मीन्स ऑप्रेस्ड, अत्याचार होना, वन इज नॉट कंप्लीट, अनटचेबल, ऑप्रेस्ड, SC ST, लो कास्ट पीपल। ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन हार्ट क्या होता है जी? टूटे हुए, समाज में दबे हुए, डोमिनेटेड, एक्सप्लॉइटेड पीपल। ठीक है, ठीक है, समझ गया। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, आप में से ज्यादातर लोगों ने यहां पर एकदम सही बताया। बोर्ड पर लिखा हुआ है, अरे बोर्ड पर जो लिखा हुआ है तो ब्रोकन है, वो तो मुझे पता है लिखा हुआ है। मैं दूसरा मतलब पूछ रहा था कि क्या आप उसका सच में मतलब जानते हैं? मैं आपको बताता हूं कि लोअर कास्ट के लोगों के लिए एक बहुत ही अप्रोप्रिएट वर्ड है, दैट इज दलित। और दलित वर्ड को लोअर कास्ट के लोगों के लिए आप फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड वोकेबलरी, अ वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड बाय ज्योतिबा फुले हिमसेल्फ। ठीक है, और दलित वर्ड उन्होंने डाउन ट्रोडन सेक्शन के लिए या फिर लोअर कास्ट के लोगों के लिए क्यों इस्तेमाल किया, मैं आपको यह भी बताता हूं। दलित दलना वर्ड से बना हुआ है। दलना का मतलब होता है टूटना। दला क्या जाता है? दला जाता है दाल को बेटा। जैसे आप लोगों ने अपने घर पर एक पत्थर की चक्री देखी होगी, उस चक्री में आपने देखा होगा कि जो मम्मी लोग होती हैं, दादी लोग, वो ऐसे दाल डालती हैं और फिर उसको ऐसे घुमाया जाता है, और जब हम उसको घुमाते हैं तो दाल उसमें टूटती है बेटा, पिसती नहीं है। पीस दोगे तो आटा बन जाएगा, दाल को हम पीसते नहीं हैं, दाल को हम दलते हैं। फिर से दोहराता हूं बेटा, दाल को पीसा नहीं जाता, पीसोगे तो आटा बन जाएगा। दाल को दला जाता है, और दले जाने का मतलब होता है तोड़ना। तो ज्योतिराव फुले क्या कहते हैं कि जिस तरीके से दो पत्थरों के बीच में दाल को तोड़ा जाता है, इंडियन सोसाइटी में लोअर कास्ट के लोगों को वैसे ही तोड़ा गया है, इसीलिए लोअर कास्ट के लोग दलित हैं। दलित वो है जिसे दला गया हो। अब आपको समझ में आया कि क्यों दलितों को दलित कहा जाता है, और जो दलित वर्ड है वो कहां से आया है, और इसका मतलब क्या है, ये वर्ड दिया किसने, और इसे आप क्यों लोअर कास्ट के लोगों के लिए फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, अरीब अहमद कहते हैं गांधी जी ने वर्ड यूज किया हरिजन। यस, उन्होंने यूज किया वर्ड हरिजन, और हरिजन वर्ड को अपोज किया था। देखो, दलित वर्ड देने वाले इंसान जो हैं वो ज्योतिबा फुले हैं, लेकिन इस वर्ड को पॉपुलराइज किया इंडिया में बहुत हाई स्केल पर, किसने पॉपुलराइज किया इसको? अंबेडकर जी ने, B R अंबेडकर जी ने इसे पॉपुलराइज किया, इस वर्ड को ओवरऑल। ठीक है, तो ये तो बात मैंने आपको बताई कि यहां पर आ, वो दलित वर्ड को, जिसकी मीनिंग होती है ब्रोकन, उसे हाईलाइट करते हैं। यहां पर हम एक बात और भी समझते हैं, वो दलितों से एक बात और भी कहते हैं। वो दलितों से कहते हैं कि दलित राजा राम की पूजा ना करें, क्योंकि जो राजा राम है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों के भगवान हैं। वो कहते हैं कि जो दलित हैं, वो कहते हैं कि जो दलित हैं, रुक जाओ बेटा,
हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या नाम लिया भाई, बहुत बढ़िया नाम लिया। हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ बेटा, अजय बेटा पानी पी रहा हूं, पानी। ठीक है बच्चे, देखो वो कहते हैं कि दलितों को राजा बलि की पूजा करनी चाहिए। राजा बलि को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। राजा बलि वो बाली सुग्रीव वाले, जिनको जो है भगवान राम ने मार दिया था। तो भगवान राम ने जो है सुग्रीव की मदद करने के लिए राजा बलि को मार दिया था, याद है? आप लोगों ने देखा है रामायण में, देखा है कि नहीं देखा है? तो हमारा जो लास्ट डिस्कशन हो रहा था दैट वाज अबाउट कि उन्होंने राजा बलि को वर्शिप करने को कहा था। तो व्हाट एग्जैक्टली इट मींस, राजा बलि बाली और सुग्रीव रामायण जो मैं जिक्र कर रहा था वो नहीं है। राजा बलि का जब हम यहां पे जिक्र करते हैं, ही वॉज अ डेमन किंग, वो एक दैत्य राजा थे। और कहते हैं कि उनकी सोसाइटी वॉज वेरी इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन का मतलब यह है कि उनकी सोसाइटी में सभी लोग एक बराबर थे और किसी को भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ता था। अब यहां पर समझो 6 बजे से क्लास है सर, देख लो, नोटिफिकेशन चेक कर लो, इज इट स्टिल देयर? मुझे 1 मिनट का वक्त दो, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं कंफर्म कर लेता हूं। हाँ जी बच्चों, आ गया मैं वापस। हर बार 20 सेकंड में नहीं आऊंगा, कई बार 1 मिनट लग जाता है आने में। चलो ठीक है, मेरा टॉपिक खत्म होने वाला है, मेरे टॉपिक में ज्यादा वक्त नहीं है। और शिवम सर की क्लास के लिए मैंने बोल दिया थोड़ा सा आपको गैप मिल जाएगा 10-15 मिनट का, ठीक है? 10-15 मिनट का, विल गेट बैक ब्रेक। तो मैंने अभी बात कर ली है और शिवम सर अभी आपको थोड़ा सा गैप दे देंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो मैं अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूं। मेरा टॉपिक बस इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड, सो डोंट वरी अबाउट इट। मेरा टॉपिक यहां पर हो गया है, तो हम लोग इसको यहां पे खत्म कर रहे हैं। तो देखो, हमने यहाँ पे देखा कि वो राजा बलि को वर्शिप करने को कहते हैं, जो कि डेमन किंग हुआ करते थे और माना जाता था कि उनकी सोसाइटी जो थी दैट वाज कंप्लीटली इगैलिटेरियन। हमने देखा कि ज्योतिबा फुले ने, बी आर अम्बेडकर और ईवी रामास्वामी नईकर, दो ऐसे लोग रहे जिनको काफी ज्यादा इंस्पायर किया। अब यहाँ पर जब हम बी आर अम्बेडकर जी के बारे में बात करते हैं,
बी आर अम्बेडकर जी को जो दलित कम्युनिटी है वो आज एक गॉड का दर्जा देती है, भगवान का दर्जा देती है। और कई सारे दलित कम्युनिटी के लोग उनकी फोटोज अपने पब्लिक स्पेसेस में, अपने घरों में रखना पसंद करते हैं। जब आप ये चीज देखते हैं ना, तो अगर आप दलित नहीं हैं तो आपके लिए इस चीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जब आप बी आर अम्बेडकर जी को पढ़ते हैं ना, तब आपको ये महसूस होता है जो उन्होंने दलित कम्युनिटी के लिए किया था, अगर वो आपके लिए कोई कर देगा ना, तो आप उसे गॉड का दर्जा दे देंगे। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं, जब आप अंबेडकर जी को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ते हैं, तब आपको ये महसूस होता है कि जो उन्होंने दलित कम्युनिटी के लिए किया, अगर वो कोई आपके लिए कर दे तो आप भी उसे भगवान मान लेंगे। दलितों की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो महार एक लोअर कास्ट ग्रुप से बिलोंग करते थे। उन्होंने बचपन से ही अनटचेबिलिटी फेस की थी। स्कूल में उन्हें जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था। उन्हें पब्लिक टैप से पानी नहीं पीने दिया जाता था। किंग ऑफ बड़ौदा की स्कॉलरशिप पर वो यूएसए हायर एजुकेशन के लिए गए थे और 1919 में इंडिया वापस आए थे। और वहां आने के बाद उन लोग उन्होंने लगातार फाइट करी है लोअर कास्ट लोगों के लिए। उन्होंने ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को अपोज किया और 1927 में उन्होंने टेंपल एंट्री मूवमेंट की शुरुआत की और 27 से 35 के बीच में उन्होंने ऐसे 3 मूवमेंट चलाए। उन्होंने महाद सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जहां पर महाद नाम की जगह पर एक पब्लिक टैंक था जिसका नाम चवदार लेक था। उस लेक में पानी पीना अलाउ नहीं किया जा रहा था दलितों को, जबकि काफी लंबे समय से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी थी। तब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और उससे पानी पिया था। और इसी सत्याग्रह के दौरान उन्होंने उन पेजेस को बर्न किया था मनुस्मृति के, जो दलितों के बारे में डेरोगेटरी बातें करते थे, जैसे कि अगर कोई दलित संस्कृत का श्लोक सुन ले तो उसके कान में कांच को पिघलाकर डाल दिया जाए। तो इस तरीके का विरोध और अपोजिशन उन्होंने किया ताकि वो दलितों की सिचुएशन को इंप्रूव कर सकें। कई सारे नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स भी चले। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नाइकर ने शुरू किया था मद्रास में। ये शुरुआती दौर में एक एसेटिक लाइफ जीते हैं, बाद में कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। लेकिन कांग्रेस में इन्होंने देखा कि जब पब्लिक फीस्ट होता है तो वहां पर लोअर कास्ट के लोगों के लिए अलग खाने की व्यवस्था की जाती है। इस बात से नाराज वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं और उसके बाद ये मानते हैं कि जो डिसेंडेंट हैं लोअर कास्ट के लोग, वो द्रविडियंस हैं और वो ओरिजिनल इंडियंस हैं। वो मनुस्मृति, रामायण, महाभारत सबको अपोज करते हैं और ये ब्राह्मणिकल अथॉरिटी को अपोज करते हुए सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। तो ये तो ईवी रामास्वामी नाइकर के बारे में मैंने आपको बता दिया और ये सारी बातें मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बता दी। तो यहां पर अपना ये चैप्टर समाप्त होता है। इस सेशन को मैं यहां पर एंड करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस सेशन। थोड़ा सा वक्त मिलेगा, फिर आपकी साइंस एंड टेक की क्लास होगी। मैंने बात कर ली, यू विल गेट 10 to 15 मिनट्स गैप आफ्टर दैट। सो विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।